बेस्ट नावल्स में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो नावल स्टार्ट किया हुआ है उसका छठा पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। 5 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चैनल में जाकर प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। और ये नावल यूनिवर्सिटी बेस्ड, रूड हीरो कज़न बेस्ड, हवेली बेस्ड मोस्ट रोमांटिक उर्दू नावल है। तो चलिए इस नावल के पार्ट नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। अरीज जुनैद के साथ भागकर लाहौर तो आ गई थी, मगर जुनैद के घर वालों को अरीज किसी सूरत कबूल नहीं थी। जुनैद की मां नौरीन का कहना था, कल को जो लड़की जुनैद के लिए घर से भाग आई है वो आगे किसी और के लिए जुनैद को भी छोड़ सकती है। अरीज से सारे जेवर और पैसे ले लिए गए थे और इसकी हैसियत घर में मुलाजिम जैसी थी। और अरीज को तो जुनैद और सुंबल के बदलने पर हैरान थी कि वो लोग वहाँ क्या थे और अब यहाँ अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। आए रोज़ जुनैद की माँ और सुंबल जुनैद को अरीज के खिलाफ भड़काती और वो इनकी बातों में आकर रोज़ अरीज को मारता। अरीज की रोने की आवाज़ें और चीखें सुनकर नौरीन और सुंबल को सुकून मिलता। अरीज सारा दिन घर के काम करती और कोई भी छोटी गलती पर इसकी सास भी इस पर हाथ उठाती और सुंबल भी जलील करती। जुनैद को कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। इसका इल्ज़ाम भी अरीज के सर था कि अरीज सब्ज़ कदम है। अरीज को अपनी ज़िंदगी जहन्नुम लगने लगी थी। वो लड़की जिसने कभी अपने घर में खुद उठकर पानी नहीं पिया था, आज वो सब काम घर के करती और सबकी मार और ताने बर्दाश्त करती। अरीज को ये सज़ा लग रही थी जो कि इसको दुनिया में ही मिल गई थी। वो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को रौंद कर आई थी सिर्फ अपने प्यार के लिए। इस प्यार ने उससे इसकी औकात दिखा दी थी और 2 कौड़ी का कर दिया था। इन्हीं दिनों अरीज को खुशखबरी मिली कि वो उम्मीद से है। इस पूरे टाइम में वो पहली दफ़ा दिल से मुस्कुराई थी, पर घर वालों को कोई खुशी नहीं थी। इनके ख्याल में एक और ख़र्चा बढ़ गया था। घर वाले अरीज की उम्मीद से होने का भी ख्याल नहीं करते थे। दिन रात काम करती थी। जुनैद के घर वालों ने किसी को भी जुनैद की शादी का नहीं बताया था। जब कोई घर आता तो वह अरीज को घर की काम वाली कह के टाल देते थे। नौरीन का जुनैद का कहना था कि जल्द ही अरीज को तलाक देकर फारिग करे और घर से निकाल दे, ताकि वो इसकी शादी अपनी बहन की बेटी से करवा सके। नौरीन ने अपनी बहन से भी बात कर ली थी, वो भी राज़ी थे। नौरीन ने इसको कहा था कि अपने शौहर से कि जुनैद को नौकरी कह के जो जुनैद को नौकरी दिलवा दे। तो इसके बहन ने कहा था कि वो दिलवा देगी नौकरी। नौरीन इसी बात पर खुश थी और अब वो चाहती थी अरीज जल्द ही दफ़ा हो इस घर से। अब वो और सुंबल बहुत ज़्यादा जुनैद को वरगलाती थी और वो भी इनकी बातों में आ जाता और अरीज की उम्मीद से होने का भी ख्याल नहीं करता, उसे मारता। अल्ट्रासाउंड से पता चला कि अरीज बेटी की मां बनने वाली है तो घर वालों का रवैया और तल्ख हो गया था। इस तरह कई महीने गुजर गए और अरीज का आखिरी माह शुरू हुआ। इस सब के दौरान सुंबल की शादी हो गई थी, जिसको अरीज ने सारा जेवर अरीज का दिया था और साथ ही जुनैद का भी रिश्ता पक्का हो गया था इसकी खाला की बेटी से। और इसको कहीं से अरीज पड़ गई थी और वो रिश्ता तोड़ने के दर पर थी। पर जुनैद ने इसे राज़ी कर लिया था और वो भी इस बात पर राज़ी थी कि अरीज को भी तलाक दे। और जुनैद भी राज़ी था क्योंकि वो इतना अच्छा रिश्ता और नौकरी से हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। जुनैद ने घर आते ही अरीज को खड़े खड़े तलाक दी। अरीज ने कितना रोने की कोशिश की थी, कितना गिड़गिड़ाई थी, मगर जुनैद टस से मस ना हुआ। इस दौरान नौरीन तो खड़ी तमाशा देख रही थी। जुनैद ने तलाक के बाद अरीज को घर से कुछ कपड़ों समेत निकाल दिया था। इस जालिम ने तो ये भी नहीं सोचा था कि वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है और वो इस अनजान शहर में रात के इस पहर कहाँ जाएगी। वो जुनैद ये भी भूल बैठा था कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। नौरीन तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अब जल्द से जल्द जुनैद की शादी अपनी बहन की बेटी से करवाए। अरीज काफ़ी देर दरवाजे के बाहर बैठी दरवाज़ा खटकाती रही, मगर किसी ने नहीं खोला। वो थक हार कर उठी, अपनी चादर सही की और अपने ऊपर ली और बैग पर गिरफ्त मजबूत की चल पड़ी। इसे तो पता भी नहीं था वो कहाँ जाएगी, इसे तो रास्ते भी नहीं पता थे। वो इन 10-11 महीनों में घर से कभी बाहर ही नहीं निकली थी। इसने सब अल्लाह के हवाले किया और गहरी इर्द गिर्द से बेगानी रोड पर चल रही थी कि इसे पीछे से गाड़ी का हॉर्न भी सुनाई नहीं दे रहा था। जब गाड़ी ने इसके कदमों के करीब ब्रेक लगाई तो एकदम से होश में आई और पीछे मुड़कर देखा। एकदम से इसके वजूद में दर्द की तेज़ लहर दौड़ गई और चीख कर नीचे बैठती चली गई। गाड़ी में मिस्टर असगर और मिसेस असगर थे और साथ इनका ड्राइवर था। ड्राइवर ने सारी सूरत हाल का मिस्टर एंड मिसेस असगर को बताया तो मिसेस असगर का तशवीश हुई कि इस रात के इस पहर बाहर सुनसान सड़क पर कोई लड़की है। तो उन्होंने बाहर निकलकर अरीज को देखा और इसकी हालत पर इन्हें रहम आया। अरीज दर्द से तड़प रही थी और खुनूदगी में जा रही थी। जब मिसेस असगर ने ड्राइवर की मदद
से अरीज को गाड़ी में बैठाया और साथ ही इसका बैग लिया और ड्राइवर को गाड़ी जल्दी से हॉस्पिटल के लिए तरफ ले जाने का कहा। हॉस्पिटल पहुंचते ही अरीज को इमरजेंसी में ले गए। मिस्टर एंड मिसेस अस्कर बाहर परेशानी से टहल रहे थे। कितनी ही दफ़ा ड्राइवर घर सुबह इनकी फ़्लाइट है, मगर मिसेस अस्कर का कहना था जब के बच्ची को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते जब तक इसके घर वाले ना आ जाएं। अरीज के बैग से भी इन्हें कुछ खास नहीं मिला था। सारी सूरत हाल का इन्हें अब अरीज ही बता सकती थी। 2-3 घंटों बाद नर्स बाहर आई थी और एक नन्ही सी जान को मिसेस अस्कर गोद में डाल दिया। मुबारक हो बेटी हुई है, आपकी बेटी भी ठीक है, थोड़ी देर तक रूम में शिफ्ट हो जाएगी, नर्स बोलकर वापस चली गई। जबकि मिस्टर एंड मिसेस अस्कर तो खुश हो रहे थे कि इनकी शादी को 12 साल हो गए थे, इनकी अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। वो यहाँ लाहौर भी किसी रिश्तेदार की शादी में आए थे। अब सुबह इनकी फ़्लाइट थी कराची की। कुछ देर बाद अरीज को होश आ गया था। वो बहुत खुश थी, मगर जब इसने अपनी बेटी को अपने सीने से लगाया था उजारों कतार रोने लगी कि इसके किए की सज़ा इसकी बेटी को मिल गई। उसकी बेटी कितनी बदनसीब थी कि इसको इसके बाप का प्यार भी नहीं मिलेगा। मिस्टर और मिसेस अस्कर ने जब रईस से पूछा तो रईस ने सब कुछ बता दिया। घर से भागने से लेकर तलाक तक इस सारे वक्त में इसने इसके आंसू ही नहीं रुक रहे थे। और मिसेस अस्कर तो ये सोच रही थी कोई इतना जालिम भी कैसे हो सकता है। अरीज बेटे, अब तुम कहाँ जाओगी? इस शहर में तो तुम्हारा कोई अपना नहीं और यहाँ पर दरिंदे तो घाट लगाए बैठे होते हैं। कब कोई अकेली और दिखे और वो इसे नोच खाए। मेरी मानो तो अपने घर वापस चले जाओ, घर वालों से माफ़ी मांग लो, घर वाले माफ़ कर देंगे। मिसेस अस्कर ने अरीज के हाथ को अपने हाथ में लेकर समझाते हुए कहा और माशरे की एक तल्ख हकीकत भी दिखाई। नहीं आंटी, मैं घर कभी नहीं जाऊंगी। घर वाले तो मुझे माफ़ कर देंगे, मगर मैं खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। आप मुझे और मेरी बेटी को किसी दारुल मान छोड़ जाएं। अजीज ने इनकी बात की नफ़ी की तो वो इतना सब करने के बाद किसी सूरज खत नहीं जाना चाहती थी। बेटा, हम तुम्हें कैसे दारुल छोड़ जाएं? तुम्हारे साथ एक नन्ही जान भी है। तुम एक काम करो, हमारे साथ हमारे घर कराची चलो। वैसे भी हम यहाँ शादी के लिए आए थे, कल जाने वाले हैं, तो तुम हमारे लिए 2 दिन छोड़ के चलना। वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं, इस तरह हमें 2 बेटियां मिल जाएंगी। मिसेस अस्कर ने कुछ सोच कर अरीज को अपने साथ चलने का कहा। नहीं आंटी, मैं और मेरी बेटी आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। पहले ही आपके हमारे ऊपर बहुत आसान है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। अरीज ने फिर इनकी बात की नफ़ी की। वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैं कुछ नहीं सुन रही, तुम हमारे साथ चल रही हो और बेटियों पर कोई एहसान नहीं करता। क्यों? मैं ठीक कह रही हूँ असगर साहब? मिसेस असगर ने बोलकर मिस्टर असगर से तायीद चाही। बिल्कुल सही कह रही हैं आप बेगम। बेटा, इस नन्ही गुड़िया का क्या नाम रखोगी? मिस्टर असगर ने अरीज के सर पर हाथ रखा और इसकी गोद से इसकी बेटी को उठाया। ठीक है अंकल, इसका नाम आप दोनों रख लें। अरीज ने नाम का फैसला इनके हाथ में दिया। इसका नाम होगा ज़ारा फातिमा, और आज से हमारी नवासी और आप हमारी बेटी। मिस्टर अस्कर ने बोलकर अरीज की तरफ देखा तो इसने इस बात में सर हिला दिया। इस तरह अरीज मिस्टर एंड मिसेस अस्कर के साथ कराची इनकी बेटी बनकर आ गई। ज़ारा भी मिस्टर एंड मिसेस अस्कर के साथ अटैच हो गई थी। अरीज ने इद्दत के दौरान और इद्दत के बाद चंद कंप्यूटर और दूसरे कोर्स कर लिए थे। वो खुद और अपनी बेटी को किसी पर बोझ नहीं बनाना चाहती थी। वो तो शुक्र था कि वो घर से अपनी मैट्रिक और एफएससी की संदें लेकर आई थी, जो कि इसके बैग में ही थी, कपड़ों के नीचे। तो जब जुनैद ने इसका तलाक देकर फारिग किया और बैग दिया तो इसमें संदेह थी, जो कि अब इसके काम आ रही थी। वो प्राइवेट भी पढ़ाई कर रही थी और साथ ही जॉब भी ढूंढ रही थी। जॉब इसका थोड़ी जद्दोजहद के बाद इसको थोड़ी जद्दोजहद के बाद मिल गई थी। साथ ही इसकी पढ़ाई भी चल रही थी। अब तहज्जुद भी अल्लाह ने इसे ठोकर लगाई थी, तो अब इसने अल्लाह से दिल लगा लिया था। बाहर जाते वक्त स्कार्फ भी इसे जब इसे ज़रूरत पड़ती वो निकाब भी कर लेती। वो ज़्यादा सब बाहर नहीं जाती थी, सिर्फ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। ज़ारा बाहर जाती थी मगर मिस्टर और मिसेस अस्कर के साथ, और वही रीच के तमाम ज़रूरत की चीज़ें ले आते। वो तो इस सब के बाद ज़िंदगी से मुँह ही मोड़ लेना चाहती थी, मगर अपनी बेटी की खातिर वो ऐसा कर नहीं सकती थी। मिस्टर एंड मिसेस अस्कर अरीज का और ज़ारा फातिमा का सगी औलाद से भी ज़्यादा करते थे। अरीज तो शुक्र अदा करते नहीं थकती थी कि अल्लाह को इसकी ऐसी कौन सी नेकी पसंद आ गई जो इसको मिस्टर एंड मिसेस अस्कर माँ बाप के रूप में मिल गए थे। अरीज सोचती थी कि वो हवेली जाए और हवेली वालों से माफ़ी मांगे, पर वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इस दौरान अरीज के कई रिश्तेदार आए थे, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस अस्कर ने सब लोगों को कहा था वो इनकी कज़न की बेटी है और अपने शोहर की वफ़ात के बाद यहाँ आ गई थी और दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं थे और वालिदैन भी शादी के बाद चल बसे थे। अरीज इन रिश्तों को सहूलत से इनकार करती थी, क्योंकि इनकी एक शादी का एक्सपीरियंस इतना घटिया था, वो दूसरा नहीं करना चाहती थी। और दूसरी बड़ी वजह इसकी बेटी थी, जिसकी वजह से वो थी। अब जब सब सेट था तो वकास इसकी लाइफ में आ गया था। और दूसरा, खान इंडस्ट्री। वो अच्छी तरह जानती थी कि खान इंडस्ट्री किन लोगों की है और वो अभी इनका सामना करने को तैयार नहीं थी। अरीज ने ऑफिस से लीव लेने का सोचा था, मगर वकार ने इसकी लीव रिजेक्ट कर दी और इससे अपने साथ जाने का ऑर्डर दिया। अरीज को ना चाहते हुए भी इसके साथ जाना पड़ा, क्योंकि इसको इस जॉब की सख्त ज़रूरत थी। अपनी बेटी के अच्छे फ्यूचर के लिए इसको ये जॉब करनी थी, क्योंकि इससे बेहतर जॉब इसे कहीं नहीं मिली थी। कोई डील करने के लिए वकास के साथ जाना बड़ी बात नहीं थी, बल्कि खान इंडस्ट्री जाना बड़ी बात थी। जिस खान इंडस्ट्री की थी
ये इस ख़ानदान की इंडस्ट्री थी जिससे वो सारे रिश्ते नाते तोड़ कर आई थी। इनका सामना करने की हिम्मत अब इसमें ना रही थी। ऑफिस से घर आने के बाद वो कब से इन्हीं मुख्तलिफ सोचों में गुम थी जब इसका फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर वकास की असिस्टेंट का नाम जगमगा रहा था जिसने वकास के साथ डील करने जाना था। वकास ने अरीज को कहा था कि इसको कॉल करके एक बार सब कुछ डिस्कस कर लेना ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि वो पहली बार कोई डील करने इसके साथ जा रही थी। अरीज इससे कॉल करना भूल गई थी, तभी इसने खुद ही कर दी। अरीज ने खैर सांस लिया और इसकी कॉल पिक की। वो सुबह जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। अबाया और हिजाब की और बाहर लाउंज में आ गई। फाइल और हैंड बेगम हैंड बैग उठाकर इसने अपनी बेटी का माथा चूमा और मिसेस अस्कर के हवाले करके चली गई। वो जैसे ही अपनी कैबिन में आई तो वकास का बुलावा आ गया। वो उठी और इसके ऑफिस में चली गई। इन दोनों ने मीटिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए और 8:30 बजे वो दोनों खान इंडस्ट्री जाने के लिए रवा गाड़ी में सवार हुए। वकास अरीज के चेहरे पर मौजूद घबराहट अच्छे से देख रहा था और आंखों में खौफ था जो इसे अजीब लगा। अरीज, वकास ने इसे पुकारा तो वो इसकी तरफ देखने लगी जो गाड़ी में इससे कुछ फासले पर बैठा था। आर यू ओके? इसके सवाल पर अजीज कुछ गड़बड़ा गई। जी जी सर, ठीक हूँ, इसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। वकास ने सर हिलाया और जब खान इंडस्ट्री के बाहर पहुंचे तो अजीज की आंखों में नमी उतरने लगी। इसने चंद गहरे सांस लिए और नकाब करने के लिए बैग से पिन निकाले। जो आपकी एक साइड को उठाकर दूसरी साइड पिन कर दिया। वकास इसको गौर से देख रहा था। ये क्यों कर रही हो? वैसे तो नहीं करती। अरीज को समझ न आया वो क्या कहे। वैसे ही इसने जवाब दिया और गाड़ी से बाहर निकली। वकास भी खामोशी से बाहर निकला और वो दोनों खान इंडस्ट्री के अंदर दाखिल हुए। अंदर कदम रखते ही अरीज के पाँव लड़ से का नाम लेकर खुद को संभाला और वकास के हम कदम हुई। वो वकास के साथ आगे बढ़ी तो एक लड़की इनको मीटिंग रूम तक ले आई और दरवाज़ा खोला तो वो दोनों अंदर बढ़े। अंदर बैठे शख्स को देखते ही रीच की धड़कन तेज हो गई। आंखों में नमी जमाने लगी। इसने नजरें झुकाई और नमी जब्त करने लगी। वकास आगे बढ़ा तो आहिल ने उठकर इसे गले लगाया। ज़्यादा नहीं, पर दोनों में थोड़ी बहुत पहचान जान पहचान थी। वकास और रीच अपनी अपनी जगह पर बैठे तो वकास ने रीच का इंट्रोडक्शन करवाया। इसका नाम सुनकर आहिल की आंखों के सामने एक चेहरा घूम गया। मीटिंग स्टार्ट हुई। रीच की नज़र बार बार आहिल पर जा रही थी और राहिल इसकी इस हरकत को अच्छे से नोट कर रहा था। इस आंखें इसको जानी बचाने लगी पर इसने इग्नोर किया। कुछ देर बाद वकास ने रीच को इशारा किया कि प्रेजेंटेशन दे। इसने गहरा सांस लिया, उठकर खड़ी हुई। इसने हाथ में पड़ी यूएसबी प्रोजेक्टर में लगाई, प्रेजेंटेशन देने लगी। इसकी आवाज़ सुनकर राहिल हैरान हुआ। इसके दिमाग में एक धुंधला सा चेहरा लहराया। रीच का बोलने का अंदाज महसूस करके राहिल के दिल में ख्वाहिश उभरी कि वो इस नकाबपोश लड़की का चेहरा देखे। इसने अपने दिमाग से सारे ख्यालात झटके और इसकी प्रेजेंटेशन पर ध्यान देने लगा। प्रेजेंटेशन के टाइम रीच ने एक बार भी आहिल की तरफ नहीं देखा और यही वजह थी कि इसने काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी। वकास हैरान हुआ था। तो फिर बातों के बाद वकास ने आहिल से सवाल किया। हाँ, डन करो, आहिल ने कहा तो वकास उठकर इसके गले लगा। आहिल ने अपनी असिस्टेंट को 3 कप कॉफ़ी लाने को कहा। रीज ने मना करना चाहा पर वो लड़की जा चुकी थी। वो बस अल्लाह का नाम लेकर रह गई। वो कॉफ़ी कैसे पिएगी सोच सोच कर इसकी हथेली अर्क आलूद हो रही थी। एक्सक्यूज़ मी, मैं ये कॉल अटेंड कर लूँ? आहिल का फ़ोन बजने लगा तो इसने कहा और मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। इसके जाते ही रीज ने नकाब हटाकर गहरा सांस लिया और पानी का गिलास मुंह से लगाकर पीने लगी। मिस रीज, आप वाकई में ठीक है ना? वकास ने टेंशन से पूछा। रीज ने बेध्यानी में सर इनकार में हिलाया और फिर जल्दी से इस बात में हिलाने लगी। वकास ने इसकी आंखों में खौफ महसूस किया तो इसका हाथ नरमी से थामा। सब ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। सारी हकीकत जानता था, इसीलिए इसकी हालत समझकर वो इसको रिलैक्स करने लगा। तभी दरवाज़ा खुला। रीज ने जल्दी से अपना हाथ खींचा, नकाब किया। अंदर आते आहिल ने इसकी हरकत अच्छे से नोट की। कुछ देर बाद आहिल की असिस्टेंट काफ़ी लेकर अंदर दाखिल हुई। इसने वकास और आहिल को कॉफ़ी दी और रीज की तरफ आई। रीज काफ़ी का मग थामने ही लगी थी जब वो काफ़ी इसके हाथ पर गिर गई है, जानबूझकर गिराई के। इसके मुंह से हल्की सी चीख निकली और वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। इसका हाथ गरम गरम काफ़ी पास ने टिशू उठाया और इसका हाथ साफ करने लगा। क्या हो गया है हरीम? हाथ जला दिया तुमने इनका सारा, क्या हो गया है? आहिल ने अपनी असिस्टेंट हरीम को गुस्से में कहा। वो खामोशी से नजरें झुकाकर खड़ी रही। मैम, आए आपको वॉशरूम ले चलूं? ठंडे पानी से हाथ धो लेंगी तो ठीक हो जाएगा, हरीम ने कहा। तो वकास ने रीच का हाथ छोड़ा तो वह हरीम ने इसको अपने साथ लेकर बाहर ले गई। अरीज ने अपना हाथ धोकर टॉवल से खुश किया तो हरीम ने एक चिट इसकी तरफ बढ़ाई। अरीज ने हैरत से चिट को देखा और थाम ली। हरीम ने अरीज को चिट खोलकर पढ़ने और इस पर अमल करने को कहा तो अरीज ने वैसा ही किया। मिस अरीज, मैं आपको पहचान चुका हूँ। वो अल्फाज पढ़कर इसकी धड़कन तेज हो गई। डरने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो मेहरबानी करके अपना नंबर दे दो। अरीज की आंखों में नमी तैरने लगी। कुछ देर सोचने के बाद इसने अपना नंबर हरीम को दे दिया और इसके साथ वापस मीटिंग रूम में आ गई। वो बेड पर बैठी और आहिल के बारे में सोचने लगी। चंद लम्हों बाद इसका फ़ोन बजने लगा। ये अननोन नंबर देखकर इसने कॉल काट दी, मगर कॉल दोबारा से आने लगी। इसने दोबारा से कॉल काट दी। तीसरी बार भी इसी नंबर से कॉल आने लगी। कुछ सोचकर इसने कॉल अटेंड की और फ़ोन कान से लगा लिया। वो खामोश रही और प्यार करने लगी। हेलो अरीज, आहिल की आवाज़ सुनकर इसका दिल जोर से धड़का था। जी 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 अरीज बात कर रही हूँ, इससे ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। कैसी हो? आहिल ने सवाल किया तो वो चंद लम्हे खामोश हो गई। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो आंखों में आए आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली। मैं भी ठीक हूँ, आहिल ने जवाब दिया तो दोनों तरफ खामोशी छा गई। मिलना है मुझे तुमसे, आहिल ने खामोशी तोड़ी और कहा। अरीज जानती थी वो यही कहेगा, मगर क्यों? आहिल को अरीज का ये सवाल काफ़ी अजीब लगा।
बहुत कुछ पूछना है और बहुत कुछ बताना भी है। फ़ोन पर नहीं बता सकते क्या रीजनल सवाल के, नहीं मिलना ज़रूरी है, तुम फिक्र ना करो, मैं किसी से तुम्हारा जिक्र नहीं करूँगा। आहिल इसको यकीन दिलाता हुआ बोला। मजीद चंद बातों के बाद रीज आहिल से मिलने के लिए मान गई। बाहर जाकर मिलना इन इनसिक्योर है, यही सोचकर इसने आहिल को घर का एड्रेस दे दिया। आहिल ने 2 दिन बाद इसके घर जाने का इरादा किया, क्योंकि कल आयदा और जहरान का वलीमा था, इसलिए वो कल नहीं जा सकता था। आज आयदा और जहरान का वलीमा था, क्योंकि वलीमा कराची में था, तो इसीलिए दाजी के मेहमान कुछ जो हैदराबाद में रहते थे वो कम ही आए थे। जहरान, हमजा और आहिल के तमाम दोस्त आए। मेहमानों सारे हाल में आ गए थे, अब बस दूल्हा और दुल्हन का इंतज़ार बाकी था। माँ और हाले ने आज मिंट कर्ल की शॉर्ट फ्रॉक पहनी थी मिंट कलर की शॉर्ट फ्रॉक पहनी थी, और मासूमा ने मिंट कलर की मैक्सी। वो तीनों ही बहुत प्यारी लग रही थी। माँ हाल के बाहर खड़ी किसी से कॉल पर महफ़ गुफ्तगू थी। जब हमजा की नज़र इस पर पड़ी, वो इसी की तलाश में बह रहा था। तब इसकी नज़र माँ पर पड़ी, जो अकेली खड़ी किसी से कॉल पर बात कर रही थी। वो इसके पास गया, मगर कुछ ही फासले पर रुक गया। आपको खुदा का वास्ता है, आज के बाद मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे मेरी ज़िंदगी में खुश रहने दें, मैं आपके पास नहीं आऊँगी। किसी और की शादी करवाएं अपने दोस्त के बेटे से, मेरा दिमाग मत ख़राब करें। मारूश गुस्से से बोली। फ़ोन करके जैसे भी पलटी तो इसे अपने पीछे खड़े हमजा को देखकर डर गई, मगर अगले ही लम्हे इसने खुद को संभाला, आंखों में मौजूद नमी को छुपाया और एक नाराज़ नज़र हमजा पर डालकर वो जाने लगी, जब हमजा ने इसको बाजू से पकड़ लिया। क्या हुआ है तुम्हें? हमजा ने सवाल किया। कुछ नहीं, बाजू छोड़ो मेरी। माँ अपनी बाजू की से छुड़वाते हुए बोली। हुआ क्या है तुम्हें? मैंने क्या किया है? मुझसे क्यों नाराज़ हो? हमजा ने खड़ा किया। मैंने कब कहा आपने कुछ किया है? और आपको किसने कहा मैं आपसे नाराज़ हूँ? माँ बगैर किसी तासुर के बोली। हमजा ने इसका आप कहना अच्छे से नोट किया। तुम कुछ नहीं कह रही, मगर तुम्हारी आंखें और तुम्हारी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। हमजा ने दांत पीस कर कहा। अगर मेरी आंखें और खामोशी इतना कुछ कह रही हैं तो समझ जाओ मुझसे क्या पूछ रहे हो। माँ ने कहा, और अपना बाजू इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाती वहाँ से चली गई। आयदा की शादी पर मारूफ से मुलाकात होने के बाद हमजा को ऐसा लग रहा था जैसे इसकी ज़िंदगी रुक सी गई है, क्योंकि इस दिन के बाद से माँ इससे बात नहीं कर रही थी। वो इसको ज़्यादा सारे मैसेजेस करता, जिसके रिप्लाई में वो कोई भोंदा सा जवाब दे देती, और इसकी ये खामोशी इसको चुभ रही थी। इसकी समझ से बाहर था कि आखिर इसको हुआ क्या है। कुछ सोचकर इसने फ़ोन उठाया और माँ को कॉल की, जो 4 बैल्स के बाद उठाई। बोलो, वो सर्द लहजे में बोली। मिलना है मुझे तुमसे। हमजा ने भी अपने लहजे को संजीदा किया। किस खुशी में? माँ ने सवाल किया। वो मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा, लोकेशन भेज रहा हूँ। खामोशी से शाम 5 बजे मिलो मुझसे, हमजा हुक्म चलाने वाले अंदाज में बोला, और कॉल काट दी। माँ हैरत से कॉल गई। खैर, ऑफिस से वलीमे का फंक्शन ख़त्म हुआ तो सब अपने अपने घरों को रवाना हो गए। आयदा शीशे के सामने खड़ी ज्वेलरी उतार रही थी, जब जहरान कमरे में दाखिल हुआ। क्या कर रही हो आयदा? जहरान ने अपना कोट उतारते हुए उससे सवाल किया। उसके करीब आई। ज्वेलरी उतार रही हूँ, थक गई हूँ बहुत, आयदा ने हल्की आवाज़ में शीशे में जहरान को देखते हुए कहा। तो जहरान ने इसको कंधे से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया, तो आयदा इसे खामोशी से देखने लगी। वो आधी ज्वेलरी उतार चुकी थी, बाकी की आधी जहरान ने उतारी, तो वो हैरत हैरत से इसे देखने लगी। बैठो यहाँ। जहरान इसका हाथ थाम कर बेड के करीब लाया और बैठने का इशारा किया। भूख तो नहीं लगी? कुछ खाओगी? जहरान ने इससे सवाल किया। क्या हो गया है जहरान? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, और भूख नहीं लगी मुझे, आयदा इसे देखते हुए आराम से बोली। तो जहरान ने सर हिलाया। चेंज कर लो, थक गई हो तो, जहरान ने कहा। तो आयदा ने सर इनकार में हिलाया। आप पहले कर रहे हैं, मुझे टाइम लग जाएगा, मेकअप भी रिमूव करना है, आप जाए, मैं फिर चली जाती हूँ। इसकी बात सुनकर जहरान बेड से उठा चेंज करने चला गया। आज हालांकि मेहंदी का फंक्शन था। 2 दिन पहले वो मायों में बैठी थी। सुबह से सब घर वाले रात के फंक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ थे। मारूश तो इसके साथ ही होती थी, पर रात से मासूमा और आयदा भी आई हुई थी। आयदा को बड़ी मुश्किल से जहरान ने अब वो एक पल के लिए भी आयदा को खुद से दूर ना नहीं करना चाहता था। वो तीनों कल रात से इसे फरहाद के हवाले से छेड़ रही थी, मगर इसे कुछ फील ही नहीं हो रहा था। इसका दिल कह रहा था कि बहुत कुछ बुरा इसके साथ होने वाला है। वो ये खौफ दिल में ही दबाए बैठी थी। वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बस अपने घर वालों की वजह से खामोश थी। इसे खुद से ज़्यादा अपने घर वालों की खुशी अजीज़ थी। मेहंदी का फंक्शन रात 8 बजे स्टार्ट होना था, जो कि बाहर लान में मुनक्किद किया गया था। पूरे लान को पीले फूलों और छोटी और बड़ी लाइटों से खूबसूरती से सजा दिया गया था। लॉन की एक तरफ झूला रखा था। झूले को भी पीले फूलों और फेरी लाइट से सजा दिया गया था, जो कि फरहाद और हाले के लिए था। इसके आगे कांच की मेज़ पड़ी थी, जिस पर कांच की मेज़ पड़ी थी, जिस पर मिठाई और मेहंदी वगैरह रस्म के लिए पड़ी थी। झूले के दाईं तरफ स्टेज बनाया गया था डांस के लिए, और इसके साथ डीजे का सेटअप था। लॉन में इर्द गिर्द कुर्सियाँ रखी गई थी लोगों के बैठने के लिए, और एक तरफ खाने का इंतजाम था। घर को अंदर और बाहर से भी सजाया गया था। सनान और हमजा सुबह से इस काम में थे, जबकि जहरान ऑफिस में था, और आहिल को का कोई अता पता नहीं था। इसका नंबर भी बन जा रहा था। ब्यूटिशियन को घर ही बुला लिया गया था, क्योंकि हाले ने पार्लर जाने से मना कर दिया था। इसका दिल ही चीज़ से उचट हो गया था। हाले जब चेंज करके आई, तो ब्यूटिशियन ने इस पर अपने हाथों के जोहर दिखाना शुरू किए। हाले बस
बुत बनी बैठी रही और इसकी हालत तीनों को तशवीश में मुब्तला कर रही थी। एक वो दो दफ़ा इन लोगों ने पूछा था कि कोई मसला तो नहीं है, मगर इसने मुस्कुराकर टाल दिया था, तो वो लोग भी मुतमिन हो गए, अपनी तैयारी करने लगी। ब्यूटिशियन हाले को तैयार करके जा चुकी थी। हाले को मेहंदी के फंक्शन के बाद लगनी थी। हाले को मेहंदी फंक्शन के बाद लगनी थी। लड़कियों जल्दी से तैयारी मुकम्मल करो, लड़के वाले आने वाले हैं और तुम में से कोई एक यहाँ रुके, बाकी दोनों मेरे साथ नीचे चलो। माशाल्लाह, फातिमा बेगम बोलती हुई हाले के कमरे में दाखिल हुई। जब उन्होंने हाले को देखा तो बेसाख्ता इनके मुंह से माशाल्लाह निकला। हाले लगी इतनी मेरी रही थी, गोल्डन कलर की शॉर्ट शर्ट जिस पर हल्का सा काम था, इसके नीचे ग्रीन और गोल्डन भारी लहंगा पहना था जो हाले के सरापे पर कर्ज बहा रहा था। बालों की चुटियां बनाकर आगे रखी थी और इसमें फूल लगा दिए थे। साथ माथा पट्टी पहनी थी, गले में चोकर और लाइट से झुमके, हाथों में ग्रीन और गोल्डन चूड़ियां, गोल्डन और ग्रीन ही कलर का दुपट्टा सर पर था। मेहंदी के फंक्शन के मुताबिक लाइट से ही मेकअप ब्यूटिशियन के करके गई थी और वो इस वक्त खूबसूरती की जीती जागती मिसाल लग रही थी। तो और इसके चेहरे की उदासी इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही थी। फातिमा बेगम ने आगे बढ़कर इससे गले लगाया और उसके सर को चूमा। फातिमा बेगम और हाले दोनों की आंखें नम हो गई थी। देखते देखते हाले ने रोना शुरू कर दिया तो वो तीनों बौखला गई और जल्दी से इसके पास आई और इसको चुप करवाने लगी, मगर हाले चुप ही नहीं हो रही थी। आखिरकार बड़ी मुश्किलों से वो चुप हुई। फातिमा बेगम ने कई नोट इसके सर से वार कर गरीबों को दिए। मासूम और मारूश दोनों मेरे साथ आओ। और आयदा बेटा, आप इस पागल का मेकअप सही कर दो, सारा रो रो कर ख़राब कर दिया, और फिर जब मैं बोलूँ तब नीचे ले आना। और हाँ हाले, खबरदार, अब रोई सब खुदा का, लोग कहेंगे कि ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी करवा रहे हैं, ठीक है। फातिमा बेगम इन दोनों को लेकर जा रही थी। जब इन्हें याद आया तो हाले नूर को खबरदार किया तो वो मुस्कुराकर से बाद में सर हिला गई। चलो हाले, बैठ, जल्दी से बैठो, मैं तुम्हारा मेकअप कर दूँ, आयदा ने बोला तो वो भी चुप करके बैठ गई। तो आयदा इसके मेकअप को फाइनल टच देने लगी। आयदा और मासूमा का सेम लहंगा था, दोनों ने ऑरेंज और लहंगा पहना था। इसके साथ लाइट सी ज्वेलरी और लाइट ही मेकअप किया था। अदा ने बालों की चोटी बनाई थी, जबकि मासूमा ने लूज कट कर लिए थे। मारुश तो वैसे ही हैवी ड्रेसेस नहीं पहनती थी, तो इसने सिर्फ हाले की खातिर आज ग्रीन और येलो कलर की शलवार कमीज पहनी थी। साइड दुपट्टा जिसका संभालने में हल्कान हो रही थी। इसने बाल वैसे ही खुले छोड़े थे और बिल्कुल लाइट मेकअप किया था। लड़के वाले आ गए थे और हाले भी लॉन में आ गई थी। हाले के आते ही मेहंदी की रस्म शुरू हुई थी। सबसे पहले बड़ों ने की, इसके बाद बाकी लोगों ने। आहिल मेहंदी में भी नहीं आया था। इसके घर वाले और दोस्त सब परेशान थे। थोड़ी देर बाद सबको इसका मैसेज मिला था कि इसके सर में दर्द है, कोई इसको डिस्टर्ब ना करे, वो कल आ जाएंगे। इसके साथ ही इसने दोबारा मोबाइल बंद कर दिया। मासूमा, आयदा और मारुश और फरहाद की बाकी कज़न मिलकर इन दोनों को छेड़ रही थी। फरहाद तो इनको जवाब दे रहा था, मगर हाले पर मुंह पर कफल लगाकर बैठी थी। वो सब इसकी अंदरूनी कैफियत से अनजान थे। मेहंदी की रस्म के बाद उन्होंने डांस किया था। ज़हरान ने आयदा के साथ और सनान ने मासूमा के साथ कपल डांस किया था। सब लड़कों ने मिलकर भंगड़े डाले थे। खाने का दौर चला तो पास बुलाया, माँ मुझे अंदर जाना है, प्लीज़ अम्मी को कह दो। हाले माँ के कान में मनमनाई, लड़की, मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए हैं, जब से आई हो शक्ल पर 12 बजा कर रखे हैं, और अब सब लोग यहाँ पर हैं, तुम मुंह उठाकर अंदर चली जाओगी, कोई अंदर नहीं जा रहा, शराफत से यहाँ बैठी रहो और मुंह सीधा करो, वरना किसी का लिहाज किए बगैर एक रख कर लगानी। वैसे भी थोड़ी देर में फंक्शन खत्म होने वाला है। मारुश ने पहले तो हाले को गौर से गुस्से से देखा, घूर कर देखा और फिर एक एक लफ्ज़ चबाकर इससे कान में कहा, माँ मैं यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़। मारुश जा रही थी। जब हाले ने इसका हाथ पकड़ कर कहा तो वो इसकी आंखों में नमी और लज्जा देकर बेबस हो गई। ठीक है, कहती हूँ खाला को, एक एक तो आज ही सबकी तबीयत ख़राब है, एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ आहिल भाई। मारुश बोलकर फातिमा बेगम को चली गई। आहिल को क्या हो गया? पीछे हाले खुद से ही बुड़बुड़ाई थी। जब मामा फातिमा बेगम से बात करने गई तो उन्होंने कहा था कि ठीक है ले जाओ, क्योंकि अंदर मेहंदी वाली आ गई थी हाले को मेहंदी लगाने। मारुश हाले को लेकर अंदर आई तो हाले फ्रेश होने चली गई, जबकि मारुश इसके लिए और अपने लिए खाना लेने गई। नीचे लॉन में इस वक्त सब खाना खा रहे थे। खाने के बाद लड़के वाले चले गए थे और कुछ और मेहमान भी जो गए थे वो घर में ही रुके थे। हाले ने चंद लुक में मुश्किल खाए थे और इसके बाद मेहंदी लगवाने बैठ गई थी। मासूमा और आयदा ने भी मेहंदी लगवाई थी, जबकि मारुश ने मना कर दिया था। सब करते करते रात के 2 बज गए थे। मेहंदी वाली गई तो वो चारों को हाँक पे हाँकने लगी। 3 बजे वो सोने के लिए रेडी थी। कुछ देर बाद वो तीनों तो सो गई थी, मगर हाले की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो आराम से बिस्तर से निकली और किचन में चाय बनाने आई, पर इससे पहले इसने मेहंदी धो ली थी और इससे हैरत हुई थी मेहंदी का डार्क कलर देखकर। सारी सोचों को झुट कर वो किचन में गई। चाय लेकर वो अपने रूम की टेरेस में आ गई, जो अपने फेवरेट झूले पर आकर बैठ गई और आसमान को देखने लगी, साथ साथ चाय भी पी रही थी। और सारी सोचें इसकी अपनी ज़िंदगी की तरफ थी। कल वो किसी और की हो जाएगी जिसका नाम ही इसे पता ना था। आज तक हाले ने इसे नज़र भर कर नहीं देखा था और वो ये सोच रही थी अगर इसका माजी इसके शोर के सामने आ गया तो वो क्या करेगी। इसे क्या पता था जल्दी इसके खदशे दुरुस्त होने वाले हैं, मगर कौन जाने। इन्हीं सोचों को सोचती हुई झूले पर ही नींद की वादी में उतर गई। आहिल कल शाम से साहिल पर था। आहिल पर था, इसने यहाँ आने से पहले फ़ोन बंद कर दिया था। आहिल कल शाम से ही साहिल पर था।
इसने यहाँ आने से पहले अपना फ़ोन बंद कर दिया था। वो यहाँ कुछ देर हाले की यादों के साथ गुजारना चाहता था। साहिल पर अजीब सा सुकून था, जबकि आहिल के अंदर एक मोहब्बत की जंग छिड़ी हुई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि इसकी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी। इसने तो अपनी मोहब्बत को सौ पर्दों में छुपा कर रखा था, किसी को खबर ना होने दी थी, ना होने देना चाहता था, जब तक वो हाले के साथ हलाल रिश्ते में ना बन जाता। वो आज एक मर्द होते हुए भी अपनी मोहब्बत के लिए रो रहा था कि अल्लाह कोई ऐसा मुआवजा कर दे कि हाले नूर इसके नसीब में लिख दी जाए। कौन कहता है कि मर्द रोता नहीं, मर्द रोते हैं, इसको भी हक है रोने का। आहिल ने सोचा कि अगर हाले इसके नसीब में नहीं है तो यकीनन इसमें इस पाकज़ात की कोई मसला छुपी होगी जो इस वक्त नज़र नहीं आ रही, पर वक्त आने पर नज़र आएगी। और वो वक्त जल्द ही आना था। वो सारी रात साहिल पर रहा और अपने दिल का बोझ कम करता रहा। रात के टाइम इसने सबको मैसेज कर दिया था कि वो इसके लिए परेशान ना हो, वो आ जाएगा। सूरज की पहली किरण पर वो वापस घर की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ हालांकि आंख खुली तो वो कप लेकर अंदर चली गई। अंदर जाकर इसने फ़ोन उठाया तो इस पर अननोन नंबर से मैसेज था। इसने मैसेज खोला तो इसमें लिखा था, इज़ वेटिंग फॉर यू बेबी, जस्ट वेट एंड वॉच। ये मैसेज हालांकि समझ से तो बाय था, वो समझी शायद किसी ने गलती से भेज दिया, और इसने फ़ोन रख दिया और सोने के लिए लेट गई। बेल बजी तो रीच जो बेल बजी तो अरीज जो ज़ारा फातिमा के साथ बैठी खेल रही थी, वो उठी और दरवाज़ा खोला। सामने खड़े आहिल को देखकर इसे शौक न लगा। आज सुबह में इसकी बात आहिल से हुई थी और इसने आहिल से मिलने के लिए इसको घर बुला लिया। बाहर जाकर वो इससे नहीं लेना चाहती थी। अरीज बेटे कौन आया है? किचन से मिसेस असगर की आवाज़ आई और साथ ही वो खुद किचन के दरवाजे पर आई तो इनकी नज़र आहिल पर पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। आहिल ने दोनों को देखते हुए सलाम किया। वालेकुम सलाम, आप अंदर आ जाए, अरीज ने कहा तो वो सर हिलाता अंदर आया। अरीज इसे लेकर हॉल में आ गई, जहाँ छोटी सी सारा फातिमा हर तरफ अपने खिलौने बिखेर कर बैठी थी। इस पर नज़र पड़ती आहिल के होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई। इसे देखते ही वो समझ गया कि वो अरीज की बेटी है, क्योंकि वो इसकी कार्बन कॉपी थी। आप बैठे, में चाय लेकर आती हूँ, अरीज ने कहा और जाने लगी, मगर आहिल के पास पर रुक गई। नहीं नहीं, तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बेटा, तकल्लुफ़ कैसा? जाओ अरीज, तुम चाय लेकर आओ, मिसेस असकर ने कहा और सोफे पर बिराज किचन में चली गई। कैसे हो बेटा? मिसेस असकर ने आहिल से सवाल किया। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आहिल ने मिसेस असकर को मुस्कुराकर जवाब दिया और उनका हाल पूछा। मैं भी ठीक हूँ, मिसेस असकर ने जवाब दिया। आहिल ने करीब ही ज़मीन पर बैठी ज़ारा फातिमा को उठाकर अपनी गोद में बिठाया। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को मजीद बड़ा करके इसे देखने लगी। आहिल ने मुस्कुराकर इसकी छोटी सी पेशानी चूमी। किचन से बाहर आती अरीज ये मंजर देखकर मुस्कुरा दी। आहिल इस मासूम सी बच्ची के साथ बातें करने लगा, जो बस आंखों में मासूमियत समय खामोशी से इसे देख रही थी। क्या नाम है इसका? आहिल ने बेख्तियार अरीज से सवाल किया। ज़ारा। ज़ारा फातिमा, अरीज ने अपनी कुल कायनात को देखकर कहा, उठकर चाय लेने चली गई। आहिल फिर से इस बच्चे के साथ बातें करने में मशगूल हो गए। कुछ देर बाद वो रोने लग गई तो मिसेस असगर इसे लेकर अंदर चली गई। कैसी हो रही? आहिल ने इसको देखते ही हुए सवाल किया। ठीक हो, अरीज ने चाय का कप इसके सामने रखते हुए कहा। आयदा और ज़हरान की शादी हो गई है। इसकी बात सुनकर एक चंद लम्हों के लिए वो हैरत से इसे देखने लगी, मगर जल्द ही खुद को संभाल लिया कि जो जो जाल वो इसके लिए बिछा कर गई थी, होना तो यही था। निकाह 2 साल पहले हुआ था। इसको यूनी में एडमिशन लेना था और दादी इसको बगैर किसी के साथ रहने नहीं दे सकते थे। 4 दिन पहले शादी थी हवेली में दोनों की, और कल वलीमा था यहीं पर। आहिल ने इसको तफसील से सारी बात बताई तो वो खामोशी से इसे देखने लगी। यानी इसने जो किया था निकाह इस वजह से नहीं हुआ। कराची में ही है वो, और मासूमा का भी निकाह हो गया सनान के साथ। आहिल ने मासूमा का जिक्र किया तो अनजान नाम सुनकर इसने आहिल से सवाल किया। सनान कौन है? मेरा जहरान और हमज़ा का दोस्त है, बिजनेस भी है, भी साथ है और सुजनी में भी साथ थे। इसकी बहन और कज़न मासूमा और आयदा की दोस्त है। आहिल ने इसको तफसील से जवाब दिया तो सर हिलाने लगी। अम्मी और अब्बू कैसे हैं? तबीयत ठीक है ना इनकी? इसने बेचैनी से सवाल किया। इसके सवाल पर आहिल ने चंद लम्हे खामोशी से इसे देखा। चचा का इंतकाल तुम्हारे जाने के कुछ अर्सा बाद हो गया था। आहिल की हल्की आवाज़ में कही गई बात इसकी सर पर बम की तरह फटी थी। क्या कहा आपने? अब अब्बा का इंतकाल हो गया? वो कांपती हुई आवाज़ में बमुश्किल बोली तो आहिल ने सर इस बात में हिलाया। रीछ की आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत बहने लगे। और चची जान ठीक हैं? तुम्हारे और चचा के जाने के बाद से इनकी तबीयत में काफ़ी बदलाव आया है, चिड़चिड़ी सी रहने लगी है। सुनकर रीज ने करीब कुर्ब कर्ब से आंखें मीच लीं, और वो इनका ख़ानदान बर्बाद करके गई थी, इस बात का अंदाज़ा था इसे, और वो शर्मिंदा भी थी। पर बाप की मौत की खबर सुनकर इसका दिल डूब गया। ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? वो इसने बुड़बुड़ाहट की जो आहिल की समझ में ना आई। तुम हवेली चलोगी? माना कि इन सब के लिए तुम मर गई हो, मगर क्या पता वो तुम्हें। आहिल की बात सुनकर वो नफ़ी में सर हिलाने लगी और इसकी बात काटी। ना नहीं, मैं वहाँ जाकर इनके लिए नई क़यामत नहीं खड़ी करना चाहती। अरीज रोते हुए बोली। अरीज, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। आहिल ने इसको देखते हुए कहा, जो मुसलसल सर नफ़ी में हिला रही थी। चंद लम्हे वो खामोश आंसू बहाती रही। फिर आहिल ने के सवाल पर इसके दिमाग पर अपना माजिद रहने लगा, जो वो चाहकर भी नहीं भूल पाती थी। मुझे ये बताओ कि ये औरत कौन है, किसके साथ रह रही हो? तुम्हारा शोहर कहाँ है? आहिल के किए गए सवाल इसके दिल पर तीर की तरह लगने लगे। वो इसे कैसे बताती कि इसने अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी का खुद गला घोंटा है, मगर इसको ना चाहते हुए भी आहिल को सारी कहानी सुनानी पड़ी।
गहरा सांस लिया और इसके सर पर हाथ रखा। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा, बस सब्र करो, अच्छे की उम्मीद रखो, आहिल ने इसको तसल्ली देते हुए कहा। अपनी बेटी के बारे में सोचो, तुम्हें जीना है इस मासूम सी जान के लिए, इसका मुस्तकबिल तुमने रोशन करना है, समझी। आहिल की बात पर इसने सरस बात में हिलाया। मजीद चंद बातों के बाद आहिल वहां से चला गया और जाते जाते इसको हवेली चलने के लिए दोबारा से कह गया। इसके जाने के बाद इसने सारी बातें मिसेस असगर के गोशगुजार की, तो उन्होंने भी इसे उसको हौसला दिया और आराम की दवा देकर इसे सोने की तलकीन दी। वो कब से रेस्टोरेंट में बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था। माँ ने इसे आयदा के वलीमे के बाद मिलने का कहा था, जिस दिन हमजा ने इसको इससे मिलने को बुलाया था। इस दिन वो इससे नहीं मिली थी और ना ही वलीमे में इसने हमजा से बात की थी। बात करना तो दूर की बात, वो इसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। अब वो कब से बैठा इसका इंतजार कर रहा था, मगर वहाँ मारूफ का नाम निशान भी न था। हमजा के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। उसने माँ को कॉल भाई के, कहाँ रह गई हो तुम, गधा गाड़ी पर आ रही हो क्या जो इतनी देर लग गई रही है। इसकी बात सुनकर माँ ने मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकी। वो ना मेरा प्लान चेंज हो गया, मैं यूनी फेलोज के साथ शॉपिंग मॉल आ गई हूँ, हम किसी और दिन मिल लेंगे। माँ सुकून से बेड पर बैठते हुए मुस्कुराकर बोली। माँ की बच्ची, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। हमजा ने दांत पीस कर गुस्से से कहा। मैं कुछ नहीं कर रही और मैं बिजी हूँ बहुत, बाद में बात करती हूँ, बात होती है। हाय, माँ ने कहा और जट से कॉल काट दी। हमजा बस सब्र के घूंट पीकर रह गया। आज हाले की शादी थी। शादी शहर के महंगे तरीन होटल में होनी थी। सुबह से हर कोई तैयारियों में गन चक्कर बना हुआ था। लड़के सारे बाहर के इंतजाम समझा संभाल रहे थे, जबकि खवातीन घर के सब सब तकरीब सुबह तकरीबन 10 और 11 बजे उठे थे, तो दिन 12 बजे तक नाश्ते का दौर चलता रहा। इसके बाद सब अपनी तैयारियों में लग गए। हाले 5 बजे पार्लर गई थी और उसके साथ मासूमा गई थी। आयदा और मारुश ने बाद में आना था। हाले को सुबह से वो मैसेज पर तंग किए जा रहा था। इसे लग रहा था कुछ तो है इस मैसेज में जो वो समझ नहीं पा रही। कुछ तो था जो इसे खटक रहा था, मगर वो सब इसकी समझ से बाहर था। कुछ देर में आयदा और माँ भी आ गई थी। तकरीबन 4-7 बजे सनाने से इन्हें पार्लर से पिक करने आया था। वो इन्हें ले वो तीनों हाले को लेकर ब्राइडल रूम में आ गई थी। थोड़ी देर में बारात ने आना था, तो वो मासूमा और आयदा को बाहर चली गई बारात के वेलकम के लिए, जबकि मारुश हाले के पास ही थी। इन तीनों ने आज पाँव को छूती भारी मैक्सी पहनी थी। तीनों के कलर चेंज थे। आयदा की पिंक मैक्सी थी, इसके साथ इसने पिंक की मैचिंग ज्वेलरी और हील्स पहनी थी। इसके साथ पार्टी मेकअप और रेड लिपस्टिक में गजब ढा रही थी। जहरान की नज़रें तो इसकी तरफ से हट ही नहीं रही थी और आयदा इसकी नज़रों से छुपती फिर रही थी। मासूमा की गोल्डन मैक्सी थी, इसके साथ ही मैचिंग ज्वेलरी और हील्स थी और साथ पार्टी मेकअप ही किया था। वो भी सीधा सनान के दिल में उतर रही थी और बार बार इसकी नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी। मारुश ने लाइट ब्लू कलर की ये मैक्सी पहनी थी। इसने बस झुमके और चंद रिंग्स ही पहनी थी और मेकअप इसने बिल्कुल लाइट सा किया था। आइज पर सिर्फ लाइनर और मस्कारा था और पिंक लिपस्टिक थी। बालों को इसने खुला छोड़ा था। बस इतनी सी तैयारी में भी वो प्यारी, बहुत प्यारी लग रही थी। हमजा ने दिल ही दिल में इसकी खूब तारीफ की। बारात थोड़ी देर में आ गई। बारात का वेलकम शानदार तरीके से किया गया था। निकाह स्टेज पर होना था। स्टेज को खूबसूरती से सजा दिया गया था। दरमियान में गुलाब के फूलों की लड़ियां लगाकर स्टेज को दो हिस्सों था। एक तरफ हाले ने बैठना था, दूसरी तरफ फरहाद ने। निकाह के बाद लड़कियां हाथ आकर दोनों को साथ बैठना था। फातिमा बेगम ने हैदर मासूमा को कहा कि हाले को निकाह के लिए बाहर ले आओ, तो वो सर हिलाकर ब्राइडल रूम की तरफ बढ़ गई। हाल की सारी लाइटों को बंद कर दिया था। बस एक स्पॉटलाइट एंट्रेंस की तरफ थी। सब एंट्रेंस की तरफ मुतवज्जो हुए जहाँ से हाले आ रही थी। इसका एक हाथ सनान के हाथ में था, दूसरा फरहान साहब के हाथ में। इर्द गिर्द वो तीनों थी। बैकग्राउंड में डीजे ने गाना चला दिया था। हाले की नज़र जब हाले पर पड़ी तो वो ठहर गई, क्योंकि हाले आज लग ही कितनी खूबसूरत हुई थी। डार्क रेड कलर की मैक्सी पहनी थी, जिस पर मुख्तलिफ नगीनों से खूबसूरती से काम हुआ था। मैक्सी की पीछे से लंबी टेल भी थी। ब्यूटिशियन ने ब्राइडल मेकअप में इसकी नकूश को और बार दिया था। बालों का इसको इसका खूबसूरती से जुड़ा बना दिया गया था। मांग टीका और झूमर भी सेट किया गया था। नाक में खूबसूरत नथ पहनी थी, जिसका मोती इसके डार्क रेड लिपस्टिक से सजे होंठों को छू रहा था। सुराहीदार गर्दन में चोकर पहना था। कानों में हैवी इयररिंग्स थे। रेड ही हैवी दुपट्टा सर पर सेट था और रेड ही नेट के दुपट्टे से इसका घूंघट किया गया था। हील पहनी थी। नजरें झुकाकर वो सज 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 कर कदम रख रही थी और इसका ये हर कदम आहिल के दिल की धड़कन तेज कर रहा था। आहिल ने पहली बार इसका ऐसा रूप देखा था, वरना तो वो ज़्यादातर लिपस्टिक ही लगाती थी। इससे ज़्यादा मेकअप में आहिल ने इसे कभी नहीं देखा था। आहिल की आंखों में नमी छलकने लगी। आहिल ने कुछ सोचकर हाले से नजरें डाली। एकदम से इसे हाल में घुटन लगने लगी। इसने अपनी शेरवानी के 2-3 बटन खोले और अपना सीना मसला और जल्दी से हाल से बाहर निकलता गया। हाले को स्टेज पर बिठा दिया गया था। इसने जब नजरें हटाई तो आहिल को हाल से बाहर जाते देखकर और सीना मसलता देखकर हाले को ताजुब हुआ था। मौलवी साहब निकाह शुरू करे। सनान ने मौलवी साहब को कहा तो मौलवी साहब ने सर हिलाया। 1 मिनट मौलवी साहब, इतनी भी जल्दी क्या है। हाल के दरवाजे से कोई लड़का दाखिल होता हुआ बोला। सब
ने इस लड़के को देखा और इस लड़के को देखकर हाले की हालत तो मरने वाली हो गई थी और इसकी आंखों से आंसू ज़ोरों शोर से बहने लगे और वो कांपने लगी क्योंकि ये वही लड़का था जिसने यूनी में इसके साथ वो सब कुछ किया था। शौक तो सनान भी हो गया था क्योंकि सनान और राहिल ने ही मिलकर इसको जेल में बंद करवाया था। सनान को समझ नहीं आ रही थी वो अब यहाँ क्या कर रहा है, कौनों तुमने कहा कि उस खुशी में रोका है। फरहाद ने इस इंसान को गुस्से से रोकते हुए कहा जिसने कलर टाइम पर एंट्री मारी थी। मैं कौन हूँ दूल्हा साहब, ये तो तुम अपनी होने वाली बीवी ना बल्कि ना होने वाली बीवी से पूछ लेना कि मैं कौन हूँ। इससे पूछने से पहले ये देख लो, फिर सोच लो इस जैसी नीच और घटिया औरत से शादी करोगे ये नहीं या नहीं। वो लड़का हंसी बोलता हुआ स्टेज तक आया और सबके हैरत से भरपूर चेहरे देख कर शैतानी से मुस्कुराया, हाथ में मौजूद लिफाफा फरहाद की तरफ बढ़ाया। क्या बकवास करे हो घटिया इंसान, मेरी बहन के बारे में मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। सनान गुस्से से आगे बढ़ा और रसीब को मुंह पर दो घूंसे चढ़ दिए। वो इसे और भी मारता मगर हमजा उसे राने से काबू किया, मगर वो इन दोनों के हाथों से निकलता जा रहा था। सब हैरत से खड़े होकर इस ड्रामे को एंजॉय कर रहे थे। मासूमा ने जल्दी से साइड पर जाकर आहिल को कॉल किया और सारी सिचुएशन का बताया, तो जो पार्किंग में ही खड़ा था जल्दी से अंदर आया, सारी मुसीबत का जायजा लिया और हसीब का यहाँ देखकर इसे भी हैरत हुई थी। वो भी जल्दी से स्टेज की तरफ बढ़ा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो घटिया इंसान। आहिल ने भी इसे गरीबान से पकड़ा, झंझोड़ कर इसे पूछा, लो भाई एक और इस औरत का आशिक आ गया, कितने आशिक रह चुके हैं मेरे बाद। आज हसीब ने सीधा हाले की तरफ देखकर पूछा और हाले की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। इसकी रंगत ज़्यादा हो चुकी थी और भरे भरा पास सुनकर हाले का दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए, या इसका दिल ही बंद हो जाए, ना वो रहेगी और ना लोग इसे कुछ कहेंगे। इसने अपने वालिदैन की तरफ देखा तो वो कुर्सियों पर ढह गए थे, सभी ने संभाल रहे थे, मगर ना ही ज़मीन फटी थी ना ही इसका दिल बंद हुआ था। अभी मज़ीद तमाशा होना था जो इसने देखना था। फरहाद ने वो लिफाफा खोला तो इसमें हाले की कुछ नाजेबा तस्वीरें थी जो कि हसीब के साथ थी। वो तस्वीरें सिर्फ एडिटेड थी, पर वो इस तरह से एडिट की गई थी कि लग रहा था वो हाले है, जबकि वो लड़की को और कोई और लड़की थी। फरहाद ने वो तस्वीरें देखी तो हैरान हो गया था क्योंकि इसे हाले सी लड़की नहीं लगती थी। फरहाद की माँ ने इसके हाथ से वो तस्वीरें ली और देखी। इस तरह फरहाद के सारे खानदान ने वो तस्वीरें देख ली। अम्मी चले यहाँ से नहीं करनी, मैंने ये शादी इन लोगों ने हमें धोखे में रखा। और आंटी अगर आपकी बेटी को इतनी ही आग लगी थी तो करवा देते ना इससे शादी, और पता नहीं कितने आशिक है इससे शादी करके कल को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने खानदान और घर वालों को। फरहाद ने गुस्से से अपनी सारी भड़ास निकाली, जबकि इसके ये अल्फाज सुनकर सब शशदर रह गए। फातिमा तुम्हारी बेटी का अगर कहीं और चक्कर था तो वहाँ इसकी शादी करवा देती ना, पर अपनी बदकिरदार बेटी को मेरे पाक साफ बेटे पर तुम का ही कुछ लिहाज कर लेती है। अब हम यहाँ एक मिनट में नहीं रुकेंगे। मैं भी देखती हूँ कौन गैरतमंद इस जैसी बेगैरत से शादी करता है। दरिया बेगम ने अपने दिल की भड़ास अच्छी तरह फातिमा बेगम पर निकाली और जाने लगी, एक मिनट आंधी, आपको कोई हक नहीं कि आप मेरी बहन के बारे में ये अल्फाज बोले, और मुझे तो आप पर और फरहाद पर और यहाँ खड़े सब लोगों पर हैरत हो रही है जो अब मेरी बहन के किरदार के बारे में बोलेंगे। ऐसे ज़माने में जहाँ इतनी तरक्की होगी वहाँ एडिटिंग करना कौन सा मुश्किल काम है। आजकल तो हर बच्चा ऐसी एडिटिंग कर सकता है, और यहाँ रुकेगा ज़रा आप आपके सामने ही मैं ज़रा अपनी बहन की शादी से गैरतमंद से करवा कर दिखा सकता हूँ, जो कम से कम इस फरहाद जैसा तो नहीं होगा जो इन झूठी तस्वीरों पर यकीन कर रहा है, ना कि हाले पर जिससे इसका निकाह होने वाला था। और जहाँ तक बात है इस इंसान की, इसको कौन नहीं जानता, यूनी का सबसे घटिया इंसान है, कोई भी लड़की इसकी गंदी नज़रों से नहीं बची। पर इसका शिकार भी मेरी बहन हुई थी, फिर मैंने और राहिल ने इसको जेल में बंद करवा दिया था और इसका ही बदला लेने ही आज यहाँ आया है, क्योंकि आज तक कोई इसका बाल नहीं बेका कर सका। मगर अब मैंने और राहिल ने इसको इसकी दूसरी नाजायज़ सरगर्मियों के बारे में फाइल तैयार की है, तैयार हो आने वाली है पुलिस, और अब तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुँचने वाली। कल भी पकीज़ा थे, आज भी पकीज़ा है। जो इसके किरदार पर अब भी बात करेगा ज़रा अपने गिरबान में जान लेना और हाले उठो, बहादुर बनो और लो, आज इस से सब बदले, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। सनान ने सारी बात सबके सामने रखी और उसी वक्त फैसला किया, जबकि सनान जैसे बेटे पर फख्र हो रहा था जिसने अपनी बहन के किरदार पर आई हर बात की तरदीद की। और हाले वो तो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने भाई को देख रही थी। इसने कभी सनान का ही रूप नहीं देखा था, इसने क्या किसी और ने नहीं, और वो एक अच्छा भाई बेटा और दोस्त था, सबको इस पर नाज था। फातिमा बेगम और फरहान साहब की जो गर्दन झुकी हुई थी वो सनान की वजह से फ़ख्र से खड़ी थी। हाले ने कुछ हिम्मत की और अपनी जगह से उठी, सबसे पहले सनान के गले रख कर रोई, यू आर बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड, आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। हाले ने सनान के कान में कहा, नो आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ सिस्टर लाइक यू, नाउ गो मेरा बच्चा। सनान ने हाले के गिर्द गहरा टंग कर लिया और इसके सर पे बोसा देकर बोला तो इसने सर इस बात में हिलाया और सीप की तरफ मुड़ी, जो कि अब भागने के चक्करों में था, मगर इसका हमजा और राहिल ने पकड़ रखा था। चटाक, घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी किरदार कुशी करने की। चटाक, किरदार पर कीचड़ उठाने वाले चटाक, तुमने इस दिन मुझे कैसे ये हाथ लगाया था, बोलो कैसे तुम सब लड़कियों को छूते हो, कैसे इन्हें तंग करते हो। चटाक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लड़कियों को कमज़ोर समझने की। हाले नसीब को गिरबान से पकड़कर झंझोर डाला और रखकर एक साथ कई थप्पड़ इसके मुंह पर लगाए थे। फिर पुलिस आ गई तो वो पीछे हट गई और सनान के गले लगकर दोबारा रोने लगी। पुलिस हसीब को पकड़ कर ले गई थी और उस पर कई केस खोल दिए थे। अब इसका फांसी से कोई ना बचा सकता था। काफ़ी टाइम बाद लगी हो पुरानी वाली
हाले मेरी शेरनी। सनान ने हाले के कान में सरगोशी की तो रोते रोते मुस्कुरा दी, आंखें बंद कर ली। एकदम ही सनान को हाले का सारा बोझ खुद पर महसूस हुआ, तो इसने हाले को देखकर तो वो बेहोश हो गई थी। हाले को इसने बाजू में उठाकर अंदर ब्राइडल रूम की तरफ बढ़ गया। इसके पीछे ही वो तीनों और फातिमा बेगम गई थी। सनान ने हाले को ब्राइडल रूम में इन सब के पास छोड़कर बाहर निकल गया। बाहर आकर आहिल को कॉल की और पार्किंग में आने का कहा। मेरी बहन से शादी करोगे? आहिल जैसे ही सनान के करीब पहुंचा, सनान का सवाल सुनकर अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। क्या है, अब फ्रीज क्यों हो गए? जानता हूँ मैं कब से तुम मेरी बहन से मोहब्बत करते हो। मैं तो इंतजार में था। तुम कब रिश्ता, रात के रिश्ते के बाद तो तुम मजनू ही बन गए हो। ये ना हो कि शादी के रिश्ता लेकर ये ना हुआ कि रिश्ता ले आते तुमसे बढ़कर कोई ना होता। अब भी अगर नहीं करनी शादी तो बता दो, मैं किसी और को कह देता हूँ। सनान ने बात मुकम्मल करके आहिल को देखा, जो अब तक स्टिल एक ही जगह खड़ा था। ठीक है, सनान बोलकर अंदर जाने लगा तो आहिल भी हड़बड़ा कर होश में आया। रुक साले, तैयार हूँ मैं इस शादी के लिए, पर रुखसती मुझे आज ही चाहिए। आहिल ने सनान का बाजू पकड़ कर रुका। अभी साला बना नहीं हूँ, इसलिए तमीज से और सोचते हैं रुखसती का भी। पहले तो अपनी बहन की रुखसती 1 महीना के अंदर देने का वादा कर, फिर हाले की रुखसती आज ही मिलेगी। सनान ने बोलते साथ ही आहिल की तरफ देखा, जो खूनखार नजरों से इसे देख रहा था। अपना कमीनापन अपनी जेब में रख और अंदर चल और सबको बता, और इस फैसले की राजी कर। चल अंदर, अब अंदर दफा। आहिल ने सनान को गर्दन से दबोचा और अंदर हाल की तरफ बढ़ गया, जबकि बेचारा सनान इसके बाजू में फड़फड़ाता ही रह गया। सनान अपने घर वालों और आहिल के घर वालों से बात की। किसी को भी इस बात निकाह से कोई इतराज़ नहीं था। बस दाजी ने आहिल से एक सवाल पूछा था कि मोहब्बत करते हुए इससे, तो इस पर आहिल ने सर इस बात में हिलाया था, तो दादी आगे से मुस्कुरा दी। हाले थोड़ी देर बाद होश में आ गई थी। इसके होश में आने के बाद सनान ने सारी बात इसको बताई थी और इससे इजाज़त ली थी इसका निकाह आहिल से करवाने के लिए, जो कि इसने खुशी खुशी दे दी थी, क्योंकि वो अपने भाई का मान नहीं तोड़ना चाहती थी। थोड़ी देर बाद हाले नूर आहिल के नसीब में लिख दी गई थी। निकाहनामे पर साइन करते वक्त आहिल की आंख से एक आंसू का कतरा गिरा था और बेसाख्ता इसने इसे एक आयत याद आई थी। फ़बी अलाई रब्बी कुमा तो कज़िमा, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इसने सोच लिया था वो घर जाकर शुक्राने के नफल ज़रूर अदा करेगा। हाले और आहिल को साथ बिठा दिया गया था। कुछ देर बाद इनका फ़ोटोशूट हुआ, फिर खाने का दौर चला। इसके बाद हाले की रुखसती हुई। सब ही उदास थे और हम तो रोए जा रहा था, जबकि सनान की आंखें नम थी। हाले भी रो रही थी। जब आहिल ने इसे संभाला था, सबकी दुआओं के साए में हाले नूर आहिल के साथ रुखसत हो गई। रुखसती होते ही सब लोग अपने घरों को रुखसत होने लगे। इस तरह हंगामे के बाद बखैर आफियत शादी शादी हो गई। वलीमा 1 हफ्ते बाद होना था। मासूमा ने हाले को जाकर मासूमा ने हाले को जाकर मासूमा ने हाले को ले जाकर कैसा लग रहा है भाभी बनकर? मासूमा ने शरारत से हाले से पूछा, तो हाले ने इससे घूरा। जैसा तुम्हें लग रहा था मेरी भाभी बनकर, हाले ने भी शरारत से कहा, तो मासूमा गड़बड़ा गई। अच्छा, अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ, भाई थोड़ी देर तक आ जाएंगे, मासूमा ने बोला। तो हाले ने सर उस बाद में हिलाया तो मासूमा चली गई। हाले भी बैठी सोचों में गुम थी, जब आहिल कमरे में दाखिल हुआ और इसे मुख्तलिफ सोचों में उलझा देकर अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए गला खंखारा, तो हाले ने आहिल की तरफ देखा। आप फ्रेश हो जाएं, सामने वॉशरूम और ड्रेसिंग रूम है, आहिल ने बोला। तो हाले बेड से उठी, मगर कुछ याद आने पर रुक गई। मेरे पास तो कोई ड्रेस ही नहीं है, हाले ने उंगली चटकते हुए आहिल से कहा। अच्छा, आप अपनी जब तक ज्वेलरी निकालें, मैं तब तक मासूमा से ड्रेस लेकर आता हूँ। आहिल ने हाले को बोला तो वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ चली गई, जबकि आहिल मासूमा के पास ड्रेस लेने। जब आहिल ड्रेस लेकर आया तो हाले नूर अपनी ज्वेलरी उतार चुकी थी। आहिल ने ड्रेस हाले को थमा दिया तो वो ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई। जब वो ड्रेस चेंज करके निकली तो आहिल ने देखा कर रहा था। आप कुछ मिनट रुके, मैं भी वजू कर रहा हूँ, फिर साथ नफल अदा करते हैं। हाले ने हिम्मत करके आहिल से कहा तो आहिल मुस्कुरा दिया और सरस बाद में हिला दिया। दिल तो इसका भी था कि हाले इसकी मालूमात में नफल अदा करे, मगर वही बात हाले को ना कह सका। हाले वजू करके बाहर आया तो आहिल दूसरा जय नमाज भी बिछा चुका था, जो कि इसके जय नमाज से पीछे था। हाले ने दुपट्टे को नमाज के स्टाइल में बांधा और अपनी जय नमाज पर आकर खड़ी हो गई। दोनों ने एक साथ शुक्राने के नफल अदा किए। दोनों के दिल अल्लाह के शुक्र गुजार थे। आहिल के साथ निकाह करके हाले को एक अलग ही सुकून मिल रहा था, जो कि इसे काफ़ी टाइम से नहीं मिला था। इसे लग रहा था इसे अब सब सही हो जाएगा। इसे अब मैसेज का भी समझ आ गया था, जो कि सुबह हसीब ने भेजा था। दरवाज़ा नॉक हुआ तो मासूमा इन दोनों का को खाना देकर गई। दोनों ने ही खाना नहीं खाया था। इन दोनों ने साथ खाना खाया, फिर अपनी अपनी जगह पर आकर लेट गए। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते थे तो बताया क्यों नहीं? हाले ने छत को घूरते हुए आहिल से सवाल किया। आपको किसने बताया? सनान भाई ने। ये साला मर जाएगा किसी दिन मेरे हाथों से। आहिल मुंह में ही बुड़बुड़ा। हाले को लगा आहिल ने कुछ कहा। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, और मोहब्बत का तो मुझे भी नहीं पता था, बस हो गई। आपसे बस कभी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कह देता। फिर बारात का रिश्ता आया, आपके घर वाले खुश थे तो मैं बस पीछे हट गया, हाले ने मुख्तसर से हाले को बताया और अपनी बाजू हाले की तरफ की, तो हाले कुछ झिझकते हुए इसके करीब हो गई। तो हाले ने इसको अपने
सीने में भींच लिया। हाले भी इसके सीने से लगते मुस्कुरा दी। सारी दिन की थकान थी, कुछ ही देर में वो दोनों नींद की वादियों में गुम हो गए। एक हफ्ते बाद हाले और आहिल का वलीमा धूमधाम से हुआ था। आहिल अरेंज अरीज के पास वलीमे का कार्ड और अपनी शादी की मिठाई लेकर गया था, मगर अरीज ने वलीमे पर आने से साफ इनकार कर दिया था। आहिल ने घर चलने वाली बात दोबारा अरीज से की थी, जिस पर इसने कुछ टाइम मांगा था, तो आहिल ने इससे कहा था कि जल्दी से फैसला सुना दे, क्योंकि पहले ही बहुत टाइम गुजर चुका है, अब इससे मज़ीद देर नहीं करनी चाहिए। आहिल ने सोचा था कि वो पहले जरान से इस बारे में बात करेगा, फिर ही घर वालों से। आहिल ने से बात की थी और इसको सारा अरीज का माजी बताया था, और वो भी कि वो किस तरह जहरान का को आयदा से बदगुमान करके गई थी। जहरान को सारा सच सुनकर हैरत हुई थी, मगर वो हैरत जल्दी से ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इसे पहले से ही आइडिया हो गया था कि अरीज ही कुछ करके गई है। आहिल ने इसे ये भी बताया था कि वो कब से शर्मिंदा है, मगर इसमें हिम्मत नहीं है कि वो आकर आयदा जहरान और घर वालों से माफ़ी मांग सके। और आहिल ने यह भी बताया था कि वो चाहता है कि सब पहले की तरह से खुशी रहे, और वो नहीं चाहता कि अब वलीज और ज़ारा फातिमा तो हमेशा दूर गैरा में रहे। बेशक वो मिस्टर और मिसेस अस्कर के पास कब से, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो अब भी वहीं रहे, जबकि अरीज के घर वालों को भी इसका पता चल गया है कि वो कहाँ रहती है। जहरान अब मैं ज़हरान, अब मैं चाहता हूँ ये बात तुम आयदा से करो और इससे पूछ लो कि इसका क्या फ़ैसला है। अगर वो रईस को माफ़ कर सकती है तो मैं इसे हैदराबाद ले जाऊँ। वैसे भी इस वीकेंड दाजी ने हम सबको वहाँ बुलाया है। आहिल ने बोलकर ज़हरान को देखा, जिसने सर हिलाया तो आहिल बाहर निकल गया। और खाना खाया और थोड़ा रेस्ट किया तो आयदा ने इसकी और अपनी चाय ले आई। ये इनका रोज़ का मामूल था। आयदा, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ज़हरान ने चाय का सिप लिया और आयदा से बोले वो। ज़हरान ने फिर सारी बात जो इसको आहिल ने बताई थी वो आयदा को बताई। अब बताओ तुम्हारा क्या फ़ैसला है, तुम अरीज को माफ़ करोगी या नहीं? ज़हरान ने संजीदगी से आयदा की तरफ देख कर सवाल किया। मुझे अफसोस हुआ जो आपी ने किया, खैर मैं इनको माफ़ कर दूंगी क्या, बल्कि कर दिया। वो मेरी बड़ी है, मैं नहीं चाहती वो मुझसे माफ़ी मांगे। आयदा ने जब अपनी बात पूरी की और चाय के कप उठाकर किचन में रखाई। फिर भी अरीज ने जो तुम्हारे साथ किया इसकी सज़ा इसे नहीं दोगी? जहरान ने कुछ सोचकर इस आयदा से सवाल किया। जहरान, सज़ा देने वाली मैं कौन होती हूँ? वो पाक परवरदिगार है ना, इसी को है ही हक है, मुझे नहीं। और वैसे भी इनको इनके किए की सज़ा मिल चुकी है, अब इन्हें मज़ीद नहीं मिलनी चाहिए। और मुझे ना बहुत खुशी हो रही है कि मैं खाला बन गई हूँ, बस अब जल्दी से मुझे ज़ारा से मिलना है। आयदा ने मुस्कुराकर अपनी बात पूरी की और जहरान तो हैरान था कि आयदा का कितना बड़ा दिल। माफ़ी के माफ़ कर दिया था, फिर क्या सोचा तुमने? जहरान ने फिर से सवाल किया। किस बारे में? आयदा ने हैरत से सवाल किया। किस बारे में? क्या मतलब? खुद तो खाला बन गई हो, अब मुझे बाबा बनाने का कब इरादा है? जहरान ने मुस्कुराहट दबाकर सवाल किया। जल्दी क्या मतलब जहरान, शर्म नहीं आती आपको फजूल बात करते हुए? पहले तो आयदा ने बगैर सोचे समझे जवाब दिया, फिर जब समझ आया तो हया से इसके गाल लाल हो गए और जहरान को झिड़क दिया। जहरान इसके गालों की लाली देखकर जोर से कहका लगा, जाए मैं आपसे बात नहीं करती। आयदा मुंह बसोर कर जाने लगी। यार मैं सीरियस हूँ, अब अपने इस मस्कीन शोर पर रहम खा लो, और अब तो तुम मुझसे नाराज़ नहीं होना। जहरान ने इसका हाथ पकड़ कर रोका, नाराज़गी वाली बात याद आने पर बोला। किसने कहा मैं आपसे नाराज़ हूँ? आयदा ने मुस्कुराहट दबाकर सवाल किया। तो वो रुखसती वाली रात से लेकर अब तक क्या था? जहरान ने संजीदगी से पूछा। वो तो मजाक था, बस आपको थोड़ा सा तंग कर रही थी, इतना तो हक है ना? आयदा मुस्कुराकर बोली, जबकि इसकी बात सुनकर जहरान मजाक था, लाइक सीरियसली? आयदा, मेरी जान सूली पर लटकी हुई थी, रुको ज़रा। जरान सदमे से बोला तो आयदा इससे हाथ छुड़ा कर भागी। रूम में आगे आगे आयदा थी और पीछे जरान, और दोनों के कहके रूम में गूंज रहे थे, और अब ये इनके कहके ताहयात साथ रहने थे। बहुत से गम उन्होंने झेले थे, मगर अब सिर्फ खुशियाँ ही इनकी मुंतज़िर थी। बाकी छोटी मोटी परेशानियाँ तो हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं। अब जो भी मुश्किलात इनकी ज़िंदगी में आनी थी, इनका मुकाबला मिलकर दोनों ने करना था। वो बेड पर लेटी इस दिन के बारे में सोच रही थी जो इसके लिए बुरा तरीन दिन साबित होते हुए रह गया। आहिल के साथ निकाह वाला लम्हा सोचकर इसके होंठों पर मदम से मुस्कुराहट आ गई। वो बेखुदी में आहिल के बारे में सोचने लगी। गंदमी रंगत, हल्की दाढ़ी, लंबा कद, घने बाल, छोड़ा सीना। वो वजी शख्सियत का मालिक था और हमेशा से ही वो हाले को अट्रैक्ट करता था। शक्ल के साथ साथ इसका दिल भी बहुत खूबसूरत था। आहिल के बारे में सोचते हाले की मुस्कुराहट मजीद किसके ख्यालों में इतनी गुम हो कि मेरी मौजूदगी का ही इल्म नहीं हुआ जनाब को? माँ हाले के कमरे में आई और इसको यूं मुस्कुराता देखकर शरारत से बोली। हाले जल्दी से सीधी होकर बैठी और ख़ुद को नॉर्मल किया। नहीं, मैं तो मैं क्यों किसी के बारे में सोचूंगी, वैसे ही लेटी हुई थी मैं तो। हाले ने झूठ से काम लिया। हाँ हाँ, झूठ बोलो,
बुलवा लो बस तुमसे। किसी की सोचों में घिरी मुस्कुरा रही थी मैडम, अपनी आंखों से देखा है मैंने। मारुश मुस्कुराते हुए बोली, जी 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 नहीं, मैं किसी के बारे में नहीं सोच रही थी। खुद से प्रडिक्शन मत लगाओ। हाले ने माँ को घूरा। बस बस, आई नो तुम झूठ बोल रही हो मेरे साथ। ज़्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आहिल के बारे में सोच रही थी तो। तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है। माँ ने इसको छेड़ा तो वो नजर चुरा गई। मैं देखा, मैंने कहा था। मेरी जान, तुम खुद को इतना नहीं जानती जितना मैं तुम्हें जानती हूँ। माँ बोलती हुई इसके बेड पर सुकून से लेटने वाले अंदाज में बोली बैठी। तो तुम बहुत बदतमीज़ हो, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। हाले ने बोलते हुए माँ की गर्दन को हल्का सा पकड़ा तो वो हंस दिया। कुछ तो खुदा का खौफ करो, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। माँ हंसी रोककर बोली तो हाले ने कहकर लगाया, कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है तुम्हें शादी की? हाले ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। हाँ यार, बहुत जल्दी है। मुझसे छोटी हो तुम और मासूमा। आयदा की शादी होगी, तुम्हारा और मासूमा का निकाह हो गया। बची मैं जिसका अभी तक रिश्ता भी नहीं हुआ बची मैं जिसका अभी तक रिश्ता भी नहीं हुआ। माँ ने गंदा सा मुंह बनाया। हाले ने इसकी बात पर कुशन उठाकर इसे 2-3 बार मारा तो वो दोनों हंसने लगी। मारूश आज हाले को बहुत टाइम बाद यूं हंसता हुआ देख रही थी। इसके दिल में सुकून सा उतरा था कि हाले की खनकती हुई हंसी तो लौट आई। अच्छा एक बात बताओ, माँ ने संजीदा होते हुए कहा तो हाले भी गौर से इसको देखने लगी। तुम वाकई खुश हो ना? हाल से निगाह करके माँ के सवाल करने पर हाले बेख्तियार मुस्कुरा दी। तुम तो मुझसे ज़्यादा नहीं जानती। हाले ने मारूश को इसकी बात याद दिलाई तो माँ ने इसको घूरा। जानती हूँ मगर इस सवाल का जवाब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मारूश की बात हर हाल पर हाले ने आंखें बहुत खुश हूँ। हाले हल्का सा मुस्कुराकर बोली तो माँ ने इसको गले लगा लिया। तभी इसका फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर आहिल जगमगा रहा था। मारूश ने आंखों में शरार लिया, इसको देखा। अच्छा तुम बात करो अपने शौहर मोहतरम से, मैं बाद में आती हूँ। मारूश शरार से बोलती हुई वहाँ से चली गई और जाते हुए दरवाज़ा बंद करना ना बोली। इसके जाते ही हाले ने कॉल अटेंड की और वापस बेड पर सुकून से लेट गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? कॉल अटेंड करते ही आहिल ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स। वाहिल की बात सुनकर हाले को हैरत हुई। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? हाले ने सवाल किया। मुझे लगा तुम कहोगी कि तुम बहुत खुश हो। आहिल अपनी मुस्कुराहट रोककर संजीदगी से बोला तो हाले के होंठों पर गहरी मुस्कुराहट आई। खुश का तो नहीं पता पर मुतमिन हूँ। इसकी बात पर हाले आहिल मुस्कुराया। तुम स्कूल में हो, यही काफ़ी है। कुछ देर वो दोनों बातें करते रहे। फिर फातिमा बेगम ने इसे खाने पर बुलाया तो वो कॉल बंद करते ही नीचे चली गई। वो नीचे आई तो माँ आंखों में शरारत लिए बार बार इसको देख रही थी और हाले सिवाय कूटने के कुछ नहीं कर पा रही थी। आज काफ़ी टाइम बाद वो चारों बाहर आई थी। शाम के वक्त वो चारों घर से निकली थी और सी व्यू पर अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना किया और सनसेट देखकर वो चारों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट आ गई थी जहाँ उन्होंने खाना ऑर्डर किया और इसका इंतजार करने लगी। मारुश ने कुछ सोचा और इन तीनों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए ज़ोर से टेबल बजाई। माँ बाहर तो इंसान बन जाओ, सब लोग हमारी तरफ मुतवज्जो हो गए हैं जैसे तुमको ऐलान करने लगी। वाले ने पहले तो माँ को गुरी से नवाजा, दांत पीस कर बोली, अच्छा सॉरी ना, वो मैं क्या करती कह रही थी कि माँ बोलकर इन तीनों को देखने लगी जो इसकी तरफ हमातन गोश थी। के के माँ बोल भी दो, क्या फजूल का सस्पेंस फैला रखा है? हाल ने दोबारा से मारुश को घूरा जो फजूल का ड्रामा कर रही थी और बोल ही नहीं रही थी। कि यार तुम तीनों तो अब शोहर वाली हो गई हो, मेरा मतलब है अब मुझ मासूम का भी कुछ सोच लो। माँ ने जल्दी से बोलकर इन तीनों की तरफ देखा जो इसको हैरत से देख रही थी। अच्छा मजाक है और शादी मैंने बहुत एंजॉय किया। दूसरा जोक सुनाओ ना प्लीज़। हाले ने इसकी बात को में उड़ाया था और मज़े से बोली थी, मैं को मजाक नहीं कर रही, सीरियस हूँ मैं, और तुम तो अपनी बकवास बंद करो। मारुश ने हाले को गुस्से से पूरा और थप्पड़ लगाकर बोली, वैसे ही तुम बोल रही हो माँ, जिसको मामा ने इतनी दफ़ा कहा और तुम हर वक्त इनकार करती थी। खैर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मामा को बोलती हूँ ढूंढे कोई रिश्ता तुम्हारे लिए। और मैं हूँ साहिस्ता मारा कर अपने थोड़े ऐसे हाथ अपने मासूम शोर को तो ये थप्पड़ मार मार के कब्र में पहुंचा देगी। हाल नूर ने इसकी मुश्किल का हल मिनटों में निकाला था और इसकी बात सुनकर माँ का दिल किया था कि किसी का भी लिहाज के बगैर दौड़ लगा दे। जो इससे दुश्मनी करने जा रही थी, आखिरी बात सुनकर इसने को और थप्पड़ वाले को मारा था जो किसी करके रह गई थी। तुम तो चुप करो मामा की चमची, और तुम रहने दो यार, आयदा तुम और मासूमा ही देख लो कोई। मारुश ने हाले को झटका जो मुंह बना कर रह गई थी। इतने में वेटर खाना लेकर आ गया तो वो तीनों खाने की तरफ मुतवज्जो हो गई थी, जबकि मारुश ने मुंह खोले इन्हें देखते खाना लेते हुए देख रही थी और जो इसकी बात को सीरियसली नहीं ले रही थी और मज़े से खाने में मगन हो गई थी। बेचकर खाना खाने लगी। बाकी बातें बाद में करने का इरादा रखती थी वो, क्योंकि माँ मैडम के मुताबिक ज़िंदगी खाना ज़िंदगी है, खाने के बगैर भी भला कोई ज़िंदगी
कोई एक ही तो ज़िंदगी मिलती है, इसमें भी बंदा खाना ना खाए तो वो क्या ही ज़िंदगी जिया। ऐसी ज़िंदगी पर लाना जो खाने के बगैर हो। वो क्या कहते हैं, फूड इज़ लाइफ, बिल्कुल सही कहते हैं। खाना खाकर बिल पे करके वो रेस्टोरेंट से निकली और आइसक्रीम पार्लर आई थी। आइसक्रीम लेकर वो लोग बाहर बाकी में ही वॉक करते साथ आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। वैसे माँ, तुम वाक़ई सीरियस हो शादी के बारे में? इस दफ़ा मासूमा ने बात की। यार मैं वाक़ई सीरियस हूँ, तुम सब ने तो शादी कर ली, मेरी ही नहीं हुई, अब मैंने भी करनी है और तुम तो बकवास बंद ही रखो, खबरदार कुछ बोली। और मेरी आखिरी उम्मीद अब तुम ही हो आयदा, मारुश बोल रही थी। जब इसने हाले को मुँह खोलते देखा तो झिड़क दिया। हाले मुँह बनाकर रह गई। हैं, मैं कैसे तुम्हारी आखिरी उम्मीद हूँ? आयदा ने हैरत से मारुश से पूछा, जो आंखें घुमा कर रह गई। मेरा मतलब है, तुम्हें क्या देवरानी की कमी नहीं महसूस होती? देखो अपने मासूम देवर के बारे में ही कुछ सोच लो। मारुश ने जल्दी से बोलकर आंखें बंद कर ली और वो तीनों तो इसे देख के हैरत से देख रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? सीधा बोलो आयदा। अच्छा, मतलब साफ है पागल, मुझे तुम्हारे देवर से मोहब्बत हो गई और इससे भी मुझसे मोहब्बत है, मगर वो बुज़दिल इंसान मुँह से नहीं बोलता। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा तुम तीनों, और इसका तो कोई फ़िक्र ही नहीं अब। इसको तो कोई फ़िक्र ही नहीं अब, अपनी ये कश्ती में खुद ही पार लगाऊंगी। अब जल्दी चलो, घर चलें, देर हो गई है। इससे पहले तुम लोगों के शोर नामदा फ़ोन करें। मारुश बोलकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई, जबकि वो लोग भी हैरत से निकल कर इसके पीछे गई, क्योंकि इन्हें पता था मारुश उल्टी खोपड़ी की लड़की है, इससे किसी भी चीज़ की उम्मीद की जा सकती है। वैसे मारुश, तुम करने क्या वाली हो? गाड़ी में बैठकर आयदा ने सवाल किया। प्रपोज, माँ ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया और गाने चलाकर गाड़ी घर की तरफ कर दी। क्या? वो तीनों हैरत से चीखी थी। आहिस्ता, मेरे कान के पर्दे ना फाड़ देना, और इस सब में मेरी मदद तुम लोग करोगी, और मैं ना सुनने के मूड में नहीं हूँ, और अगर किसी ने ना की तो फिर मेरा किसी से वास्ता नहीं, कभी ज़िंदगी भर अपनी शक्ल ना दिखाना। माँ संजीदगी से बोली, उनकी तरफ देखा जो मुंह के मुंह फाड़ कर इसकी तरफ उसको देख रही थी। वो दिल ही दिल में इनकी शक्लें देखकर इसका दिल कर रहा था। वो ऊंचे ऊंचे कह के लगाए, मगर वो खुद को रोके हुए थी। अब भी किसी को नामंजूर है तो अभी निकले गाड़ी से और फिर खुद ही घर आए। मारुश ने दोबारा इन्हें एक दूसरे को देख कर रह गई थी। हमें मंजूर है, वो तीनों एक साथ बोली थी। तो मारुश ने मुस्कुराहट दबाई। गुड, पहले इसने इन तीनों को ड्रॉप किया, फिर खुद घर आ गई थी और अपने कमरे में आकर अपनी दिल की ख्वाहिश पर लब्बैक कहकर इन तीनों की शक्लें याद करके ऊंचे ऊंचे कह के लगाए। शाम के 5 बज रहे थे। वो घर की छत पर बैठा गहरी सोच में गुम था। इसकी सोच सिर्फ और सिर्फ माँ के गिर्द घूम रही थी, जो इसको बिल्कुल ही भूल चुकी थी। क्यों कर रही हो माँ तुम ऐसा? बहुत गलत कर रही हो तुम। अगर मैंने तुम्हें इग्नोर करना शुरू किया तो तुम सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर पाओगी। हो क्या गया है आखिर तुम्हें? वो आसमान को तकते हुए गहरी सोच में मगर गुम था। मासूमा 12 बजे यूनी से आ गई थी। 2 बजे वो थकन के मारे सो गई। अभी इसकी आंख खुली तो ठंडी हवा महसूस करके वो सहन जाने की बजाय छत पर आ गई। वो अक्सर छत पर आ जाती थी और घंटों बैठी रहती थी। मासूमा की नज़र हमजा पर गई तो वो इसके पास आ गई। बना लिया? मासूमा ने सवालिया अंदाज में पूछा। आवाज़ पर सर उठाकर हमजा ने मासूमा को देखा। क्या बना लिया? हमजा को मासूमा की बात समझ कश्मीर आज़ाद करने का मंसूबा। मासूमा संजीदा लहजे में बोली तो हमजा की हंसी टूट गई। नहीं, मैं बस वैसे ही बैठा हुआ था। हमजा ने हंसी रोककर सरनफी में हिलाया तो मासूमा सर हिलाती फासले पर बैठ गई। बात नहीं कर रही है ना वो? मासूमा ने हमजा को देखे बगैर कहा तो हमजा ने चौंक कर इसे देखा। कौन? हमजा ने सवाल किया। मारुश। अब की बार मासूमा ने हमजा को देखते हुए कहा तो वो हैरत से इसे देखने लगा। इसको किसने बताया? हमजा ने दिल ही दिल में खुद से सवाल किया। ज़्यादा मत सोचिए, मारुश ने ही बताया है। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। वैसे बहुत छुपे रुस्तम है आप। मासूमा शैतानी मुस्कुराहट लिए बोली तो हमजा ने इसे घूर कर देखा। और अपने बारे में क्या ख्याल है जनाब? ने सीधा निकाह करवा लिया? इसकी बात पर मासूमा का चेहरा थोड़ा सुर्ख हुआ। मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं था कि इनका रिश्ता आया है मेरे लिए। मासूमा ने जल्दी जल्दी से कहा। हाँ हाँ, सब पता है मुझे, ड्रामे कम करो। हमजा ने नाक से मक्खी उड़ाई। लगी सम हमजा भाई, ऐसा वैसा कुछ नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं। मासूमा की बात पर वो हंस दिया। अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ, बताया मुझे, तुमने कुछ नहीं किया। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला तो वो हमजा ने डबल घूरी से नवाजा तो वो उठकर नीचे जाने लगी, पर हमजा की आवाज़ पर रुक गई। सुनो, माँ को क्या हुआ है? हमजा का सवाल मासूमा को अजीब लगा। क्यों भाई, इसको क्या हुआ है? मासूमा वापस बैठ गई। ये पूछ रहा हूँ मैं भी, तुमसे बात नहीं कर रही वो मुझसे, मुसलसल इग्नोर कर रही है। ओह! अफ़सोस हुआ सुनकर। मासूमा के यूँ अफ़सोस करने पर हमज़ा सुलग उठा। ज़्यादा अफ़सोस करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करो, मिलना है मुझे इससे। अरे भई, मैं क्या करूँ, आप खुद बात कर लें इससे। मासूमा ने आँखें घुमाई। देखो, अच्छी वाली बहन हो ना मेरी, इसे कहो ना कि मुझसे बात करे प्लीज़। हमज़ा की यूँ मिन्नत करने पर मासूमा ने कहका लगाया। अच्छा अच्छा, ठीक है, बात करती हूँ मैं इससे। मासूमा ने कहा। इसको माँ की वो बात याद आ गई थी तो हमज़ा की आंखें चमकने लगी। मासूमा नीचे चली गई तो वो भी इसके पीछे पीछे नीचे आ गया। हमज़ा ऑफिस में बैठे लैपटॉप पर काम कर रहा था जब मारुश को इसको कॉल करने लगी। इसने जल्दी से कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से माँ बोली। कहाँ हो? तुमसे मतलब? हमज़ा अकड़ कर बोला। माँ ने आंखें घुमाई। बात करनी है मुझे तुमसे, माँ ने कहा। मगर मुझे नहीं करनी। वो मुस्कुराया मगर लहजा संजीदा और नाराज़ रखा। तो कॉल क्यों अटेंड की है जब बात नहीं करनी तो?
सुनकर दांत पीसे। मेरी कॉल मेरी मर्जी, मैं अटेंड करूँ या ना करूँ। हमजा की बात सुनकर चंद लम्हे वो खामोश हो गई। उफ हमजा, इतने सड़ियल क्यों बने हुए हो? माँ तंग हुई। मैं सड़ियल बना हुआ हूँ तो तुम्हें क्या कीड़ा है? हमजा की बात पर माँ का दिल किया कि अगर वो सामने इसके सामने होती तो वो इसका हमजा की बात पर माँ का दिल किया कि अगर वो इसके सामने होता तो वो इसको गंजा कर देती। ज़्यादा बहस मत करो, मिलना है मुझे तुमसे। माँ ने इसकी बात इग्नोर की और मुद्दे की बात की। क्यों, मैं कोई डॉक्टर हूँ जो तुम्हें मुझसे मिलना है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। आज या कल में मुझसे मिलो, माँ ने कहा और कॉल काट काट दी। हमजा बस फ़ोन को घूर कर रह गया। इसने कि टाइम देखा तो 4 बज रहे थे। 5 बजे तक काम ख़त्म हो जाना था। इसने कुछ सोचकर मारुश को 5:30 बजे एक रेस्टोरेंट में पहुंचने के लिए कहा और काम में मसरूफ़ हो गया। हमजा मारुश की भेजी गई लोकेशन पर पहुंचा। वो इसे कहीं नजर ना आई तो इसने अंदर जाने का सोचा। इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, पता नहीं कहाँ होगी वो। हमजा रेस्टोरेंट को बाहर से देखकर बुड़बुड़ाया और इसको कॉल की। मासूम से बेड पर बैठी लैपटॉप पर सीजन देख रही थी जब हमजा की कॉल आने लगी। इसने कॉल कट की और लैपटॉप बंद। दोबारा कॉल आने लगी। इसने लैपटॉप शट डाउन किया और कॉल अटेंड किया। हेलो माँ, कहाँ रह गई हो यार? वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। हमजा यहाँ वहाँ देखता हुआ बोला। सॉरी हमजा, वो मैं सो गई थी तो देर हो गई। मैं बस तैयार हो गई हूँ, आ रही हूँ 20 मिनट में। माँ ने बोलते ही कॉल काट दी। कबर्ड से कपड़े निकाले और फ्रेश होने चली गई। हमजा हमेशा की तरह मुंह खोले फ़ोन को देखने लगा। इसने गंदा सा मुंह बनाया और इसका इंतज़ार करने लगा क्योंकि इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद वो तंग आकर वापस से आकर गाड़ी में बैठ गया। माँ फ्रेश होने के बाद शीशे के सामने खड़ी बाल बना रही थी जब इसकी नज़र टाइम पर गई। पिछले आधे घंटे से हमजा इसका इंतजार कर रहा था। वो मुस्कुराती। तुम्हें इंतजार तो करना ही पड़ेगा मिस्टर हमजा, सब्र का फल मीठा ही मिलता है। मारुश ने बुड़बुड़ाहट की और हल्का सा मेकअप करने लगी। हमजा इसका इंतजार करते करते थक चुका था। इसने माँ को कॉल की मगर इसका नंबर मुसलसल बन जा रहा था। वो अच्छे से समझ गया था कि माँ इसको जानबूझकर तंग कर रही है। तभी इसने तेज़ वॉल्यूम में कॉलिंग चलाई और आंखें बंद करके सीट से टेक लगा लिया। आंखों के पर्दों पर माँ का चेहरा लहराया तो हमजा के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। माँ रेस्टोरेंट पहुंची और हमजा को कॉल की जो इसने अटेंड ना की। माँ ने कॉल अटेंड ना हुई और तीसरी बार कॉल काट दी गई। माँ ने गहरा सांस लिया और एक टेबल पर बैठकर कॉफ़ी ऑर्डर की। वेटरेस के लिए कॉफ़ी लेकर आया तो इसने हाथ में पकड़ा खूबसूरत और मुख्तलिफ फूलों का बुके इसको दिया और कुछ हिदायत दी तो वो वेटर वहाँ से चला गया। इसने फिर से हमजा को कॉल की जो इसने काट दी। माँ ने गुस्से से फ़ोन को देखा और कॉफ़ी पीने लगी। कुछ देर बाद इसने हमजा को मैसेज किया और सेकंड फ्लोर पर आने का कहा। आधे घंटे बाद वो इसके सामने मौजूद था। कहाँ रह गए थे? माँ ने इससे सवाल किया। तुम्हारा इंतजार करते करते नींद आ गई थी, हमजा संजीदगी से बोला। माँ हंस दी। ड्रामे कम लगाओ अच्छा। और जो तुम जो खुद तुम खुद जो इतने दिन से ड्रामे लगा रखी, इसका क्या? हमजा दांत पीस कर बोला। जी नहीं, मैंने कोई ड्रामे नहीं लगाए। अच्छा छोड़ो इन बातों को, बताओ क्या हो खाओगे? मुझे बहुत भूख लगी है। इसकी बात सुनकर हमजा ने इसे पूरा ऑर्डर किया। क्यों बुलाया है? हमजा ने अप्रोच गए। क्योंकि तुम मुझसे मिलना चाहते थे। माँ ने कंधे उचकाए। अच्छा यानी तुम नहीं मिलना चाहती थी? हमजा सर हिलाकर तंजीह अंदाज में बोला। उफ, मैंने अगर ना मिलना होता तो आती ही ना। माँ ने आंखें घुमाई। कैसी हो? हमजा ने चल लम्हों की खामोशी प्यारी हूँ, कोई शक? माँ मुस्कुराकर बोली तो हमजा का जवाब भी इख्तियार था। तुम कैसे हो? तुम्हारे सामने हूँ, देख लो कैसा हूँ। हमजा अपनी तरफ इशारा करके बोला तो माँ ने सर हिलाया। वो कुछ बोलने लगी थी जब वेटर ऑर्डर ले आया और साथ ही इसके हाथ में माँ का दिया गया बुके भी था। ये किसने दिया है? हमजा ने बुके को देखते हुए सवाल किया जो वेटर माँ को थमा रहा था। ये दिया नहीं है किसी ने, मैंने देना है। माँ अपनी जगह से उठती हुई बोली। इसने हमजा को कुछ बोलने का मौका ही न दिया और घुटनों के बल बैठ के बुके इसके सामने किया। हमजा हैरत से मुंह खोले इसे देख रहा था। इर्द गिर्द टेबल्स पर बैठे लोग भी इनकी तरफ मतवज्जो हुए थे। विल यू बी माइन? माँ ने गहरी मुस्कुराहट के साथ सवाल किया था। माँ ये कि तुम क्या कर रही हो? हैरत और खुशी के मारे हमजा से बोला भी नहीं जा रहा था। बताओ ना। माँ की बात सुनकर वो अपनी जगह से उठा। वो अभी भी बेयकीनी से माँ को देख रहा था। यस, हमजा ने मुस्कुराते हुए बोला। माँ के हाथ से बुके लिया तो वो उठ खड़ी हुई। रेस्टोरेंट में हर तरफ तालियों और होटिंग की गूंज थी और कुछ लोग वीडियो भी बना रहे थे। माँ खुशी के मारे इसके सीने से आ लगी थी। हमजा ने इसे हैरत से देखा। माँ की बच्ची पीछे हटो, सब देख रहे हैं। हमजा की बात पर वो पीछे हटी और अपनी जगह पर बैठ गई। हमजा को भी खुशी इसके चेहरे से जाहिर हो रही थी। इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मायूं इसको प्रपोज कर देगी। माँ ने जितना इसको तरसाया था आज जितना ही खुश भी किया था। ये दिन इसकी ज़िंदगी के यादगार दिनों में से एक था। वो जानता था माँ एक बोल्ड लड़की है मगर इसे अंदाज़ा नहीं था कि वो इसे खुद प्रपोज करेगी। 2 माह बाद मारूश और हमजा का निकाह फाइनल हुआ था और माँ की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद रुखसती होनी थी। ये इन दोनों का फैसला था। हमजा से निकाह के बाद माँ के बाप ने इससे रब्ता पूरी तरह ख़त्म कर दिया क्योंकि माँ ने इनको ये बोला था कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी हमजा के नाम कर रही है। और फिर वो सिर्फ इस पर चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। माँ ने अपना नंबर भी बदल दिया था और इसके बाप ने इससे रब्ता करने की दोबारा कोशिश ना की थी। कल वो सब हवेली पहुंच गए थे। सब एक साथ बहुत खुश थे। आज साहिल सुबह से हवेली पर नहीं था और वो कहाँ गया था इसका सिर्फ आयदा, जहरान और हाले को पता था। साहिल ने सब कुछ कुछ हाले को बता दिया था क्योंकि वो इसकी दुख सुख की साथी थी। साहिल ने
इसका इस काम में भरपूर साथ दिया था। नाश्ते की टेबल पर सब मौजूद थे सिवाय आहिल के, जो कि कराची गया हुआ था। नूर बेटा, आहिल कहाँ है? नाश्ते की मेज़ पर नजर नहीं आ रहा। दादी ने आहिल की गैर मौजूदगी महसूस करके कहा। तो सबने सवाली नज़रों से हाले को देखा। वो दादी, आहिल किसी का ज़रूरी काम से बाहर गए हैं, दोपहर या शाम तक आ जाएंगे। हाले ने जवाब दिया तो दादी ने सर हिलाया और सब नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हो गए। नाश्ते के बाद सब अपने कमरों में चले गए, जबकि मासूमा, हाले और आयदा ने मिलकर बर्तन समेटे और फिर किचन को साफ किया। इसके बाद वो लोग भी अपने कमरों में चली गई। हाले ने कमरे में आते ही आहिल को फ़ोन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाले ने इस्लाम किया। वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं और खैरियत? आज आपने फ़ोन किया, कहीं गलती से तो नहीं कर दिया ना बेगम साहिबा? आहिल ने सवाल सलाम का जवाब दे दिया, साथ ही हाले को फ़ोन करने पर छेड़ा, क्योंकि हाले ने शादी के बाद से ही कभी आहिल को फ़ोन नहीं किया था। हमेशा आहिल ही इसको फ़ोन करता था। मैं भी ठीक हूँ, और क्या मैं आपको फ़ोन नहीं कर सकती? हाले ने मुंह बनाकर पूछा। कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। फिर अगर आप रोज़ करें जब मैं ऑफिस जाऊँ तो क्या ही बात है? आहिल ने मुस्कुराहट ज़ब्त करके कहा। आहिल जी देखें, जुल्म इस वक्त देख ही तो नहीं सकता, वरना देख लेता है। आलिया अभी बोल ही रही थी जब आहिल ने इसकी बात काट कर शोक से कहा। आहिल है, मुझे ये बताइए, रीजा भी मान गई यहाँ आने के लिए? हाले ने आहिल की शोखी पर दांत पीस और रीज के मतलब पूछा। हाँ, मान तो वो गई है, काफ़ी मुश्किलों से भी वो पैकिंग कर रही है। हाँ, थोड़ी देर तक निकलते हैं हैदराबाद के लिए। आहिल ने हाले को तफसील से बताया। अच्छा ठीक है, दादी पूछ रहे थे आपका, मैंने इनसे कह दिया कि आप ज़रूरी काम से गए हैं, दोपहर या शाम तक आ जाएंगे। हाले ने सुबह वाली बात आहिल को बताई। हाँ, दिन तक आ जाएंगे, आहिल ने मुख्तसर जवाब दिया। ठीक है ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हवेली वाले सारे इस वक्त बाहर लॉन में मौजूद थे। आसमान पर काले बादल जमा थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। मौसम बहुत अच्छा था। हाले और आयदा सबके लिए चाय और स्नैक्स ले आए। अभी सब लोग चाय से लुत्फानंदोज़ जब हो रहे थे जब आहिल की गाड़ी हवेली की पोर्च में आकर रुकी। पोर्च के दाएं तरफ ही लान था तो सब नजर आ रहा था। आहिल गाड़ी से उतरा और फिर दूसरी तरफ से जाकर दरवाज़ा खोला। सबको तजस्सुस हुआ कि आहिल के साथ कौन आया है, क्योंकि वो गया तो अकेला ही था, तो सब अब इसके साथ कौन आया है। हाले को टेंशन हो रही थी कि अब क्या होगा, सब घर वालों को क्या रिएक्शन होगा अरीज को देखकर। टेंशन में तो आयदा और जहरान भी थे। सबकी नज़र आहिल के पीछे ही ने कोई लड़की बुरके में नजर आई और आहिल ने किसी बच्ची को उठाया हुआ था। सबको तशवीश हो रही थी कि ये लड़की कौन है और आहिल के साथ बच्ची कौन। आहिल लॉन में आया तो सबकी सवाली नजरें आहिल की तरफ थी। आहिल बेटा, ये कौन लड़की कौन है और ये बच्ची किसकी है? दाजी ने आहिल से सवाल किया। दाजी, ये लड़की मेरी बहन है और ये बच्ची ज़ारा फातिमा है, मेरी बहन की बेटी। आहिल ने तहम्मुल से जवाब दिया। आहिल, तुम्हारी एक ही बहन है जो कि मासूमा है, अब पहले मत बुझवा और बता दो ये लड़की कौन है। सानिया बेगम ने आंखें दिखाई आहिल को और गुस्से से बोली। रीज ने नकाब किया हुआ था तो इसलिए अभी किसी को पता नहीं चल रहा था। मासूमा ज़ारा को अपने कमरे में ले जाओ और सब अंदर लाउंज में चले, यहाँ बात करना ठीक नहीं है। आहिल ने पहले मासूमा को कहा तो इसने ज़ारा को आहिल से लिया और अपने कमरे में चली गई, जबकि बाकी सब अंदर की तरफ बढ़ गए। अब तो बता दो आहिल, ये कौन है? दादी ने अंदर आते ही आहिल से सवाल किया। अरीज, नकाब हटा दो। आहिल ने अरीज से कहा तो अरीज ने अपना नकाब हटा दिया। सब शौक की कैफियत में खड़े अरीज को देख रहे थे, सिवाय हाले, जहरान और अयदा के। सबसे पहले शख्स से फरीन बेगम निकली थी चटाख और अरीज के पास आकर इसका अरीज ने इनके थप्पड़ पर सिर्फ आंखें बंद की थी। आहिल, क्यों लेकर आए हो इस बद किरदार लड़की को यहाँ? पहले ही इसकी वजह से हमारी इज्जत का जनाजा निकल चुका है, अब दोबारा निकालने आई हो क्या? और तुम्हारी वजह से मेरे सर का साहिबान भी मुझे इस दुनिया में अकेला कर गया। अब किस मुंह से आई हो? देखो बीबी, हम बड़ी मुश्किलों से अब खुश हुए हैं, अब हमारी खुशियों को आग ना लगाना। ये मेरे बंधे हुए हाथ हैं, निकल जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मुड़ कर यहाँ ना आना। फरीन बेगम तो अरीज पर फट ही पड़ी थी। सालों का गुबार आज निकल रहा था। आखिर में उन्होंने तो हाथ ही बांध लिए थे। अम्मी, प्लीज़ मुझे और गुनाहगार मत करें। अरीज ने नफ़ी में सर हिलाया था और इनके हाथों को अपने हाथ में लिया था। मत बोलो मुझे अम्मी, जिस दिन तुम यहाँ से गई थी इस दिन ही तुम्हारी माँ मर गई थी। मेरी एक ही बेटी है जिसका नाम आयदा है, अब यहाँ से जा सकती हो। फरीन बेगम ने अरीज के हाथ झटक दिए और हाथ से बाहर की तरफ इशारा किया। अरीज कहीं नहीं जाएगी, वो इस घर की बेटी है, इसे मैं इसलिए यहाँ नहीं लाया कि इसको घर से निकाल ले जाए, और वो अपने किए की सज़ा भुगत चुकी है। आहिल ने फरीन बेगम से कहा। बस करो आहिल, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, और तुम निकलो यहाँ से। फरीन बेगम ने आहिल को भड़क दिया और झिड़क दिया और अरीज को बाजू बाहर ले जाने लगी। 7 साल बाद सलार, मैं कह रही हूँ आराम से ही कपड़े पहन लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मारुश अपने 4 साला बेटे सलार से मुखातिब थी, जो कि इसके हाथ के आने का नाम नहीं ले रहा था। कब से कपड़े लेकर वो इसके पीछे थी, पर सलार भी अपने नाम का एक था, वो इसके हाथ ही नहीं आ रहा था। मामा, आपसे बुरा कोई नहीं है, सलार खिलखिला कर बोला। शर्म नहीं आती अपनी माँ को बोलते हुए? ज़रूर तुम्हारे इस बाप ने तुम्हें सिखाया होगा ये। हमज़ा, हमज़ा। सलार की बात सुनकर मारुश की तो आंखें ही बाहर आ गई थी। इसे पता चल गया था कि इसको सब सिखाने वाला इसका बाप होगा, इसलिए इसने ऊंची आवाज़ में हमज़ा को बुलाया। क्या हो गया माँ, मेरी जान, क्यों इस हालत में इतना चीख रही हो? हमज़ा जो नीचे नीचे था, मारुश की आवाज़ सुनकर जल्दी से कमरे में आया था। मेरी हालत की तो खूब कही तुमने, तुम दोनों बाप बेटे इस हालत में मुझे पागल कर देते हो। ये लोग कपड़े
अब खुद ही अपनी इस फितना औलाद को संभालो, कसम खुदा का मेरी इस हालत का भी ख्याल नहीं करता और अपने पीछे दौड़ाता है। पता नहीं किस पर चला गया है ये शैतान। हमजा के आते ही मारुश इस पर चढ़ दौड़ी और सलाह डाल दी, जो कि हमजा ने बड़ी महारत से कैच कर लिए। अच्छा अच्छा, मैं पहना देता हूँ इसको कपड़े, तुम अब रेस्ट करो। हमजा ने इसकी हालत का ख्याल करते हुए इसको बेड के पास लेकर आया और इसको बिठाकर पानी का गिलास दिया, जो कि माँ ने लेकर पी लिया और बेड पर लेट गई। सलार शराफत से यहाँ और कपड़े पहनो और फिर नीचे दादी के पास जाओ। हमजा ने सलार को आंखें दिखाई तो वो शराफत से हमजा के पास आया और सबसे ज़्यादा हमजा से ही डरता था, वरना मारुश को तो अपने पीछे लगाए रखता था। हमजा ने सलार को चेंज करवाया तो वह नीचे भाग गया। हमजा मारुश सनान मसूमा की रुखसती मसूमा और मारुश की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद हुई थी। मारुश और हमजा का एक 4 साल बेटा था जिसका नाम सलार था, और अब जल्द ही इनके घर दूसरी औलाद आने वाली थी। आयदा कहाँ रह गई? चाय ना भूल गई हो क्या? जहरा ने लैपटॉप बंद करके आयदा को आवाज़ दी, जो किचन में इसके लिए चाय बनाने गई थी। आ रही हूँ बस। आयदा ने जहरान की आवाज़ सुनकर किचन से हाँक लगाई तो वो उठकर सोफे पर बैठ गया और टीवी देखने लगा। आयदा एक डिश में 2 कप चाय रखकर कमरे में दाखिल हुई। इसने टेबल पर डिश रखा और जहरान के साथ बैठ गई। किचन साफ कर रही थी तो बस देर देर लग गई। आयदा जहरान बोली, अच्छा मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? आयदा चाय का सिप लेते हुए बोली, लंदन जाना पड़ेगा मुझे। क्या? मगर क्यों? आयदा जहरान की बात सुनकर सीधी होकर बैठ गई। वकास और मैंने कुछ डील फाइनल करनी है, बस इसलिए जाना पड़ेगा। जहरान की बात सुनकर आयदा ने इसको नाराज नजरों से देखा। ऐसे तो मत देखो। जहरान ने इसे घूरा। कितने टाइम के लिए जाएंगे? आयदा ने चलता हुआ टीवी बंद करते हुए इससे सवाल किया। 2 हफ्ते शायद। इसकी बात सुनकर आयदा खामोशी से इसे देखने लगी। यार अच्छा ना, मैं देखता हूँ, तुम्हारा पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा मगर टाइम लग जाएगा इसमें। जहरान ने जाकर कप टेबल पर रखते हुए कहा, टाइम लगे या जो भी हो, मैं आपके साथ जाऊंगी या आप नहीं जाएंगे? आयदा ने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा तो वो मुस्कुरा कर रह गया। अच्छा ठीक है, तुम नाराज तो ना हो। असद को बोलता हूँ जल्दी करे कुछ। जहरान ने आयदा को अपने करीब बात करते हुए कहा, इसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, इसलिए इसने अपने दोस्त का नाम लिया जो इसका अक्सर इन कामों में इसकी मदद करता था। जहरान की बात सुनकर आयदा मुस्कुराई और इसके कंधे पर अपना सर रख दिया। आयदा को जहरान की आदत थी, वो जहाँ कहीं भी जाता था अपनी बेटियों को साथ लेकर जाता था। लीजा और प्रीशा भी ज़्यादा देर जहरान के बगैर नहीं रहती थी, और जहरान के बगैर तो वो आयदा के नाक में दम करके रखती थी। इनकी बेटियां हद की शरारती थी। आयदा तो कभी कभी इनकी हरकतों पर सर पकड़ कर बैठ जाती थी। इनको बैठे कुछ ही देर हुई थी जब कमरे के बाहर से प्रीशा के रोने की आवाज़ आई। आयदा ने गहरा सांस लिया। सुकून से बैठने नहीं देंगी ये मुझ दोनों मुझे, आयदा बोलते हुए उठने लगी। जब जरान ने इसका हाथ पकड़ लिया, बैठो तो मैं जाता हूँ, जरान ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। परी, अरे क्या हुआ? मेरी शहजादी को। जरान बाहर आया और रोती हुई परीक्षा को उठाया। परी चली रही थी तो गिर गई। 5.5 साल लीजा ने रुक रुक कर अपने पापा को बताया। अरे मेरे बच्चा, लीजे आप खेलो, मैं इसे मामा के पास लेकर जा रहा हूँ, ओके? जरा ने लीजे को देखते हुए कहा तो वो सर हिलाकर खेलने में मसरूफ़ हो गई। क्या हुआ मेरे बेबी को? जरा ने परीक्षा को लेकर कमरे में दाखिल हुआ तो आयदा इसे अपनी गोद में बिठाती हुई बोली तो परीक्षा खामोश हो गई और इसके सीने से लगकर बैठ गई। ज़ारा ने टेबल पर पड़े हुए चाय के बर्तन उठाए और किचन की तरफ चला गया। लंदन। ज़ारा बेटा कहाँ हो? यहाँ आओ बेटा। अरीज ने अपने कमरे से ही ज़ारा को आवाज़ दी। ज़ारा जो कि अपना होमवर्क कर रही थी, माँ की पहली आवाज़ पर ही कमरे में आ गई। जी मामा। 8 साल ज़ारा, फातिमा ने कमरे में आकर कहा। ज़ारा, बिलाल सो रहा है, आप यहाँ बैठो उसके पास कुछ देर, मैं किचन से होकर आती हूँ, ठीक है? अरीज ने ज़ारा को बेड पर बिलाल के साथ बिठाते हुए कहा और फिर सवालिया नज़रों से देखने लगी। ठीक है, मैं यहीं पर हूँ। ज़ारा फातिमा ने सोए हुए बिलाल के करीब होते हुए कहा तो अरीज किचन में आ गई। फवकास के आने में आधा घंटा था। खाना तकरीबन बन गया था। इसने जल्दी जल्दी सैलड बनाई और किचन साफ करने लगी जब इसे ज़ारा की आवाज़ सुनाई दी, साथ ही बिलाल के रोने की भी। मामा, बिलाल रो रहा है, आ रही हूँ मैं ज़रा। अरीज बोलते हुए कब वापस कमरे में आई और बिलाल को खामोश कर दिया। अब आप जाओ होमवर्क करो अपना, कुछ देर में पापा भी आने वाले हैं। अरीज की बात सुनकर ज़ारा वापस अपना होमवर्क करने लगी। अरीज ने एक नज़र बिलाल को देखा जो अब अपने टॉयज से खेल रहा था। अरीज शीशे के सामने जाकर खड़ी हुई अपना बिखरा हुलिया दुरुस्त करने लगी। मामा, मैंने होमवर्क कर लिया है, आप देख लेना। ज़ारा फातिमा कुछ देर बाद कमरे में आई और अरीज को देखते हुए कहा जो शीशे के सामने खड़ी बाल बना रही थी। ठीक है मेरी जान, मैं देख लूँगी, अरीज ने प्यार से कहा। तभी दरवाज़ा बाहिर आई। वो जानती थी वकास आया। अस्सलाम वालेकुम। वकास ने इसे देखते ही सलाम किया। वालेकुम सलाम। अरीज सलाम का जवाब देती हुई इसके पास गई तो वकास ने इसको सीने से लगाया। फ्रेश हो आए, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। चल लम्हों बाद अरीज से दूर होते हुए बोली बोली तो वो सर हिलाता कमरे की तरफ चला गया और अरीज किचन की तरफ बढ़ गई। बाबा। ज़रा वकास को देखते ही भागकर इसके पास आ गई। कैसी है मेरी जान? वकास इसके माथे पर बोसा देकर बोला। ठीक हूँ मैं। ज़रा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ओह मेरा शेर बेटा, कैसा है? वकास ने बिलाल को उठाकर हवा में उछाला तो वो खिलखिला दिया। साथ ही ज़रा भी खिलखिला दिया। रीज जो इन सबको खाने के लिए बुलाने आई थी, इस मुकम्मल मंजर को देखने लगी। बेसाख्ता इसकी आंखें नम हुई थी और आंखों के पर्दों पर 7 साल पहले का मंजर लहराया। जब इसको फरीन बेगम घर से निकाल रही थी तब आहिल, जहरान और आयदा ने मिलकर इनको रोका था। आहिल ने इनको अरीज का सारा माजी बताया था।
और ये भी बताया था कि वो अपने किए की सज़ा भुगत चुकी है, तो इसलिए अभी इसको और सज़ा नहीं देनी चाहिए। रीज ने सबसे माफ़ी मांगी थी, सबने इसे माफ़ कर दिया था सिवाय फ़रहीन बेगम के। रीज और ज़ारा सवेली में ही रह रही थी, सबका दिल ज़ारा से लग गया था। कुछ दिनों बाद वो लोग वापस कराची आ गए थे। अरीज रोज़ फ़रहीन बेगम से माफ़ी मांग ने रीज को माफ़ कर दिया था। वो इनकी बेटी थी, वो कितने अच्छा था, किससे नाराज़ रह सकती थी। कुछ अर्से बाद वकास का रिश्ता रीज के लिए आया था। रीज ने तो मना कर दिया था, तो के सब ने इसको मना के दम लिया था। अरीज ने वकास को अपना माजी बताया था, ये सोच कर के वो पीछे हट जाए, मगर वकास को तो पहले ही इसके माजी का पता था, इसलिए वो पीछे नहीं हटा। कुछ अर्से बाद अरीज और वकास की शादी हो गई थी। कुछ अर्सा तो वकास पाकिस्तान में फिर इसने अपना सारा बिजनेस लंदन में शिफ्ट कर लिया था और फिर अपनी फैमिली को लेकर लंदन चला गया। अरीज साल में 2 दफ़ा आती थी पाकिस्तान, वो तो लंदन आना ही नहीं चाहती थी, मगर वकास की वजह से आ गई थी। वकास और अरीज की ज़िंदगी अब मुकम्मल थी। इनकी 8 साल बेटी ज़ारा फातिमा, 3 साल बेटा बिलाल से। दादी का इंतकाल 4 साल पहले हो गया था। सब लोग कराची शिफ्ट हो गए थे। कभी कभी छुट्टियों में वो लोग हैदराबाद आ जाते रहते थे। अरीज कहाँ खो गई? वकास ने अरीज को हिलाया, जो कब से इनको देख रही थी। कहीं नहीं, आप जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाए, मैंने खाना टेबल पर लगा दिया है। अरीज ने होश में आकर वकास को जवाब दिया, तो उस वकास ने इस बात में सर हिलाया। ज़रा चलो बेटा नीचे। अरीज ने को कहा तो वो सर हिलाकर अजीज के साथ नीचे आ गए। सुबह के 7 बज रहे थे जब स्नान को की आंख खुली। इसने एक नज़र साथ सोई हुई मासूमा पर डाली और माथे पर बोसा देते हुए वो उठकर शावर लेने चला गया। वो बाहर आया तो मासूमा उठ चुकी थी और कमरा समेट रही थी। उठाया क्यों नहीं आपने मुझे? मासूमा स्नान को देखते ही बोली। हाँ, तो तुम क्यों उठी हो? तबीयत वैसे भी ठीक नहीं तुम्हारी, तो खुद ही नहीं उठाया मैंने तुम्हें। स्नान टॉवल से अपने गीले बाल रगड़ता हुआ बोला। ठीक हूँ मैं, आप तैयार हो जाए, मैं फ्रेश होकर नाश्ता लगाती हूँ। सुमन ने कहा और वॉशरूम चली गई। 5 मिनट बाद फ्रेश होकर आई तो स्नान सोई हुई आयशा के पास बैठा इसे प्यार कर रहा था। स्नान अगर वो उठ गई तो मुझे तंग करेगी, मत मत करे ऐसे कुछ। मासूमा ने आयशा को नींद से बेजार होता देखकर अदान पी से भाई अच्छा भाई नहीं करा मैं कुछ। स्नान बेड से उठा और तैयार होने लगा तो मासूमा नाश्ते की तैयारी करने नीचे आ गई, जहाँ फातिमा बेगम नूरी के साथ नाश्ता बनवा रही थी। तुम्हें क्यों उठाया है? स्नान ने, तबीयत सही नहीं है तुम्हारी, जाओ जाकर बैठो हाल में। फातिमा बेगम ने मासूमा को देखकर कहा, मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाएं बैठें, जाकर मैं नूरी के साथ नाश्ता बनवाती हूँ। मासूमा ने फातिमा बेगम को से नहीं गई बल्कि नूरी को भेज दिया और मासूमा के साथ नाश्ता बनवाने लगी। कुछ देर बाद मासूमा को अचानक चक्कर आने लगे। करीब पड़ी चेयर थाम कर इसने खुद को संभाला और इस पर बैठ गई। मासूमा क्या हुआ? तबीयत ठीक है? सनान हम वक्त किचन में दाखिल हुआ। मासूमा को देखकर इसके पास आया। सनान की आवाज़ पर रोटी रोटी बेलती फातिमा बेगम बीन की तरफ मुतवज्जो हुई। पानी भर कर दे मामा। सनान ने कहा तो फातिमा बेगम ने पानी का गिलास भर के मासूमा को के मुंह से लगाया। बाहर लेकर जाओ इसे, मैंने मना भी किया था कि किचन में मत आओ, मैं बना लूंगी नूरी के साथ नाश्ता। फातिमा बेगम नाराज़गी से मासूमा को देखती हुई बोली, जिसकी रंगत जर्द हो रही थी। सनान इसको सहारा देता बाहर ले आया और सोफे पर उल्टा दिया। फरहान साहब भी बाहर आए और मासूमा को यूँ देखकर परेशान हुए। क्या हुआ बेटा? फरहान साहब ने मासूमा को देखकर सवाल किया। तो सनान ने इनको बताया कि इसको चक्कर आ गए हैं, ऑफिस से आज जल्दी आ जाना आज और डॉक्टर के पास ले जाना बच्ची को। फातिमा बेगम टेबल पर नाश्ता लगाती हुई बोली, तो सनान ने इस बात में सर हिलाया। सनान मैं ठीक हूँ, आप नाश्ता करें। मासूमा सनान को देखकर बोली, जो उसके पास बैठा इसके सर में से हाथ फेर रहा था। चुप करो तुम, बोला भी था कि तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, मगर मजाल है जो मेरी सुनता हुआ बोला तो वो खामोश हो गई। इसकी तबीयत खराबी की वजह से सनान आज ऑफिस लेट गया था और वापस भी जल्दी आकर इसको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने इन्हें दूसरी दफ़ा माँ बाप बनने की खुशखबरी सुनाई थी, जिसको सुनकर मासूमा और सनान दोनों ही बहुत खुश थे। ऐसा कि 4 साल बाद ही खुशखबरी आई थी। सनान ने डॉक्टर से वापसी पर मिठाई ली और वो दोनों घर आ गए। सबको थोड़ी देर बाद तक इस बात का पता चल गया था। सभी बहुत खुश थे। आहिल ऑफिस में बैठा था जब हाले ने इसे कॉल की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ मेरी जान, मेरी याद आ रही थी? आहिल ने सलाम का जवाब देकर शरारत से कहा तो हाले हंस दी। जी नहीं, मैं ये बोल रही थी कि ऑफिस से वापसी पर मुझे भाई की तरफ छोड़ दीजिएगा। हाले कबर्ड से कपड़े निकालती हुई बोली। क्यों, खैरियत है? वहाँ क्यों जाना है? आहिल ने सवाल किया। आपको नहीं पता हाले को हैरत हुई। क्या नहीं पता मुझे? आहिल ने सोच कर कहा। आहिल आप फिर से मामू बनने वाले हैं? हाले ने मुस्कुराकर कहा। क्या वाकई तुम सच कह रही हो? मुझे तो सनान या मासूमा ने कुछ नहीं बताया। दूसरी तरफ आहिल की खुशी इतनी थी, मुझे भी मामा ने ही बताया, तो भाई और मासूमा से बात हुई, अभी नीचे जाने ही लगी हूँ। शायद अम्मी और फरहीन आंटी को भी नहीं बताया। अच्छा, आप भाई को फ़ोन करके बात कर लें इनसे। मैं बच्चों की 4 बज रहे हैं, जल्दी घर आए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने तफसील से आहिल को जल्दी जल्दी कहा और साथ ही कॉल काट दी। तो आहिल ने जल्दी से सनान को कॉल की। हाल नीचे आई तो 6 साल हारून और 2 साल हुरम फ़रहीन बेगम के साथ खेल रहे थे। आंटी अम्मी कहाँ हैं? हाल ने फ़रहीन बेगम को देखकर सानिया बेगम को पूछा। वो ज़रून को लेकर लॉन में गई हैं, कुछ दिन पहले ही। फ़रहीन बेगम ने इसे देखकर कहा। अच्छा मासूमा, या सनान भाई से आप बात हुई है आपकी? बाहर हाले भाई जाने लगी, फिर रुक कर नीचे सवाल किया। हाँ, अभी कुछ देर पहले ही बात हुई है और सानिया मासूमा से ही बात कर रही है।
फरीन बेगम ने खुशी से कहा तो इनकी बात पर हाले मुस्कुराई थी। ठीक है, हाले ने कहा और बाहर लॉन में आके जहाँ सानिया बेगम 1.5 माह के सर उनको गोद में लिए चेयर पर बैठी थी और फ़ोन पर मासूमा से बात कर रही थी। इनके चेहरे से ही इनकी खुशी वाज़ेह हो रही थी। हाले इनके पास चली गई तो उन्होंने कुछ देर बाद फोन बंद कर दिया। मुबारक हो, फिर से नानी बन रही हैं आप। हाले मुस्कुराकर खुशी से बोली तो वो भी मुस्कुरा दी। खैर मुबारक, आहिल को फ़ोन कर दो, इसे बोलो कि ऑफिस से वापसी पर हमें मासूमा की तरफ ले जाए। सानिया बेगम ने इसे देखते हुए कहा तो हाले ने सर हिला दिया। अम्मी मेरी बात हो चुकी है आहिल से, वो 2 घंटे थी कि कुछ टाइम मम्मी की तरफ चली जाऊँ, मासूमा का ख्याल रखो और फिर वापसी पर इसे अपने साथ ले आऊँ। हाले ने तफसील से अपना प्लान बताया। बात तो ठीक है तुम्हारी, ठीक है सामान पैक कर लो, मैं भी तैयार हो जाती हूँ और फरीन को भी बोलती हूँ, सानिया बेगम ने कहा और उठकर अंदर जाने लगी। लाएं इसे मुझे दे दें। हाले ने ज़रून की तरफ इशारा करके कहा। नहीं तुम जाओ हारून और हुरम को तैयार करके करो, मैं इसको ले जाती हूँ अभी वरना तुम्हें तंग करेगा। सनी बेगम ने कहा तो हाले ने मुस्कुराकर सर हिलाया अंदर चली गई और हुरम हारून आ जाओ, तैयार करूँ आप दोनों को। हाले इन दोनों के पास आकर बोली क्यों मामा हम कहाँ जा रहे हैं। हारून ने हाले से सवाल किया। हम नानों की तरफ जा रहे हैं, आ जाओ कुछ देर में पापा आ जाएंगे। हाले ने हुरम को उठाया और हारून को कहा फरहीन भाभी आप भी तैयार हो जाएं, मासूमा की तरफ जा चलना है। सानिया बेगम ने फरीन बेगम को कहा तो वो भी सर हिलाती अपने कमरे की तरफ चल दी। हाले सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तो हारून भी इसके पीछे आ गया और सानिया बेगम अपने कमरे में चली गई। मासूमा की कॉल आने के बाद आयदा भी तैयार होने लगी। इसने मारूश और हादिया बेगम को भी तैयार होने के लिए कहा। जहरान ऑफिस आया तो वो अलीज़ा को तैयार कर रही थी जबकि परिशे सोई हुई थी। आप फ्रेश हो जाए, मैं आप खाना लगा देती हूँ, कायदा ने जरान को देखकर कहा और बात जाने लगी तो जरान ने इसका हाथ थाम लिया। नहीं भूख नहीं लगी मुझे, तुम बताओ खाना खाया था। जरान ने इसको अपने करीब करते हुए सवाल किया। जी बिल्कुल मैंने खाना खा लिया था, आप बताएं क्यों नहीं खा रहे। वैसे ही बस भूख नहीं लगी, जरान ने इसके चेहरे पर अलर्ट को पीछे करते हुए कहा। अच्छा ना छोड़े, मुझे तैयार होना है। आयदा ने जरान को ठीक देखते हुए कहा और पीछे होने की कोशिश की। जब जरान ने अपना हिसार मजबूत किया। इतनी प्यारी तो लग रही हो, और क्या तैयार होना है। ज़ारा ने इसका चांद सा चेहरा देखकर मुस्कुराता हुआ बोला। कपड़े तो चेंज करने दे, टाइम नहीं है यार। आयदा ने ज़ारान को घूरा। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं कपड़े चेंज करने में। ज़ारान ने इसे आंखें दिखाई तो वो खामोशी से इसे देखने लगी। ज़ारान झुका और उसके रुखसार पर अपने लब रख दिए। ज़ारान अलीज़े देख रही है यार। आयदा ने मुस्कुराहट दबाकर दांत पीसे। तो देखने दो इसे, क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ। ज़ारान ने इसे कान में सरगोशी की। ज़ारान प्लीज़ तंग मत करे, आप भी चेंज करें। ज़ारान ने बंधा हुआ सार तोड़ा। अच्छा मैं फ्रेश होकर आता हूँ, कपड़े निकालो मेरे, और हाँ प्लीज़ एक कप चाय भी। जहरान ने कहा और वॉशरूम चला गया। आयदा ने इसके कपड़े निकाले और चाय बनाने के घर से किचन चली गई। आहिल जब घर आया तो हाले तैयार हो चुकी थी और हारून को तैयार कर रही थी। हाले जरून कहा है। आहिल फ्रेश होकर आया तो जरून को नहीं देखकर सवाल किया। मामा के पास है, वो आपके कपड़े निकाल दिए हैं, चेंज कर आए, देर हो रही है। हाले ने मसरूफ़ अंदाज में कहा तो वो सर हिलाता चेंज करने चला गया। वो वापस आया तो वो अपने कपड़े बैग में डाल रही थी। ये क्यों डाल रही हो बैग में। आहिल ने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा। अम्मी की तरफ जा रही हूँ, एक हफ्ता वहीं रहूंगी। क्या इसकी बात पर आहिल को हेल्थ का झटका लगा था। वो इसके पास आया, मतलब क्या मतलब, इतना क्यों हैरान हो रहे। हाले ने हाथ में पकड़ा, ड्रेस बैग में डाला। अच्छा और तुमने वहाँ जाने की इजाज़त किससे ली है। आहिल ने इसको मसरूफ़ देखकर बाजू से पकड़ कर अपनी तरफ किया। मामा से ली है मैंने इजाज़त। हाले ने इसको आंखें दिखाई। और मुझसे कौन लेगा। मुझे तो मैडम ने बताना भी गवारा नहीं समझा। आहिल ने इसको घूरा तो हाले खामोश हो गई। तुम कहीं नहीं जा रही, आहिल ने कहा तो हाले हैरत से इसे देखने लगी। क्या है आहिल, मैं जाऊंगी, अगर आपने मुझे नहीं जाना शिकायत लगा दूंगी आपकी। हाले ने सुहेल साहब का नाम लेकर धमकी दी। यार तुम जाओगी तो मैं क्या करूँगा। आहिल ने मुंह बनाया। आप मुझसे कॉल पर बात कर लेना या आप भी साथ चलें, किसने रोका है। हाल ने चुटकियों में हल निकाला तो आहिल इसको घूर कर आ गया। कॉल पर हर टाइम बात थोड़ी होगी और मुझे तुम अपनी नज़रों के सामने चाहिए हो। आहिल ने इसको फिर अपने करीब किया। तभी तो बोल रही हूँ आप भी साथ चलें। हाल ने आहिल के कुर्ते का खुला हुआ बटन बंद करते हुए कहा। अरे यार अच्छा थोड़ी लगता है मैं अपने ससुराल रहने चला जाऊँ। इसकी बात पर हाल ने कहका लगाया। मैं भी तो अपने ससुराल में रह रही हूँ, तो आप क्यों नहीं रह सकते। हालांकि अजीब सी बात पर आहिल ने इसको ऐसी नज़रों से देखा जैसे वो पागल हो गई हो। वो इसकी आंखों में नाचती शरारत देख सकता था। हाले नूर मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम्हें पता है तुम्हारे और बच्चों के बगैर मज़ा नहीं आता मुझे। आहिल बेबस हुआ था। आहिल आप बात को समझने की कोशिश तो करें, मासूमा का ख्याल रखना है, वापसी पर इसको साथ ले आऊँ लाऊंगी। हाले ने इसको समझाने की कोशिश की। तो तुम्हारे जाने की क्या ज़रूरत है, आज इसको यहाँ ले आते हैं। आहिल की बात पर हाले का है। आहिल बिल्कुल बच्चों वाली जिद कर रहे हैं आप इस टाइम। अच्छा एक काम करते हैं, 4 दिन बाद आप वहाँ आ जाना, 3 दिन वहाँ रह कर वापस आ जाएंगे मासूमा के साथ। हाल ने हल निकाला। यानी तुम वहाँ जाओगी चाहे कुछ भी हो जाए। आहिल ने संजीदगी से कहा। जी क्योंकि मामा इसके अकेले इसका ख्याल नहीं रख सकती थी। सनान भाई भी ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे मगर हर वक्त तो घर पर नहीं होंगी, और बच्चों का तो आपको पता ही है। हाल ने तफसील से जवाब दिया तो आहिल ने सर हिलाया।
ठीक है, मगर सिर्फ 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। समझ गई, आहिल ने कहा। तो हाले ने इसको आंखें दिखाई। पर हाले यार, परवर कुछ नहीं। 3 दिन मतलब 3 दिन यहाँ तुम होती हो तो बच्चों को अम्मी और ताई संभाल लेती हैं। वहाँ जाकर बच्चे तो तुम्हें पागल ही कर देंगे। इसलिए मेरी जान, 3 दिन अगर कुछ बोली तो कोई कहीं नहीं जाएगा, सोच लो। हाले भी बोल रही थी जब आहिल ने इसकी बात काटी और इसके दोनों हाथ पकड़कर हाले को समझाया तो उस बात में सरल आ गई। सही कह रहे हैं आप, बच्चे तो आपके बगैर रहते ही नहीं हैं, और अम्मी और आंटी का भी आप इनके बगैर दिल नहीं लगेगा। हाले ने कुछ सोचकर बच्चों के बगैर उदास हो जाती थी। इनकी वजह से ही तो घर में रौनक होती थी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी आदत है, मुझे दिन रात बस तुम ही चाहिए हो अपने पास। आहिल इसको सीने से लगाकर आहिल इसको सीने से लगाकर बोला। तो हाले के होंठों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। जी मुझे अच्छे से पता है। चले अब मामा और फरहीन आंटी तैयार हो गई होंगी, देर हो रही है। हाले से दूर होती हुई बोली। आहिल ने फ़ोन, गाड़ी की चाबी, हाले का बैग उठाया और नीचे चल दिया। हाले ने एक नज़र खुद को शीशे में देखा। हुरम को उठाया और हारून का हाथ थाम कर नीचे आ गई, जहाँ सानिया बेगम और फरहीन बेगम इसका इंतज़ार कर रही थी। ज़रून फरहीन बेगम के पास सो रहा था। वह सब वॉच की तरफ गए। सुहेल साहब ऑफिस से थोड़े लेट हो गए थे, उन्होंने वहीं से मुसम्मा की तरफ जाना था। तो रीडर्स, इस तरह इस नावल की हैप्पी एंडिंग होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि नावल आपको कैसा लगता है, आपको कैसी लगती है, नावल पढ़ना आपको कैसा लग रहा है। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। इससे नावल को पढ़ने में मज़ीद मदद मिलती है, और आपकी फीडबैक से नावल की रीडिंग को मज़ीद बेहतर बनाया जाता है। और किस तरह के नावल आपको पसंद है, किस बेस पर, वो भी आप कमेंट में बताया करें, ताकि उसी बेस पर नावल अपलोड किए जाएँ। तो ये नावल ख़त्म हुआ। नए नावल के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।